हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड मैं दिखाई भी दे रही हूँ? इफ यस तो जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता दो, देन वील स्टार्ट विद द सेशन। इन द चैट बॉक्स क्या आप सभी को मैं दिखाई दे रही हूँ एंड सुनाई भी दे रही हूँ? यस और नो, यस और नो। हाय हाय हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या बोल रहे हो? लेट ओपी, अंधे बंदे हो गए हो क्या बेटा? टाइम वाइम नहीं देखते हो क्या? 2 मिनट को लेट बोलते हो, 2 मिनट तो स्टार्ट करने में लग जाता है। हाँ, कहना क्या चाहते हो? अगर किसी ने लेट ओपी बोला ना, मैं एक्स्ट्रा इतना पढ़ा के जाऊंगी। 2 मिनट बोल रहे हो ना, 20 मिनट एक्स्ट्रा सेशन, 20 मिनट एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी, बता रही हूं मैं। एक तो गर्मी, लाइट नहीं है ना, गर्मी लाइट नहीं, उसके बाद भी तुम्हारे सामने मैम खड़ी हुई हैं, पढ़ा रही हैं। स्ट्रगल देख रहे हो? उससे भी ज्यादा है। किससे? अनन्या पांडे से भी ज्यादा स्ट्रगल है हम लोगों का, बस तुम नहीं समझते हो। चलो इधर आ जाओ। हाय 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 हाय, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। एंड आज हम करने वाले हैं लेक्चर 5 ऑफ आवर चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, जल्दी ओपी। वेरी गुड साक्षी, ये हुई ना बात। पर ऐसे पॉजिटिव वाले मतलब बच्चे जब क्लास में आते हैं, मजा आ जाती है, मजा आ जाती है तुमको। लेट ओपी तो आप सबकी क्लास में बोलते हो बेटा। आज हमारी क्लास में एक और ट्रेंड, हमारी क्लास में ट्रेंड ही फॉलो होते रहते हैं ना, जैसे अलग अलग ट्रेंड होते हैं। तो बेटा आज के बाद आपको बोलना है जल्दी ओपी, लेट ओपी नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मनी तो मिलेगा ही ना यार। अब बिना, अच्छा मतलब तुम कह रहे हो लाइट भी ना हो, ये सब स्ट्रगल जो हो रहा है उसके साथ साथ पैसे भी ना हो? नहीं बेटा, इतना स्ट्रगल बेटा नहीं, इतना स्ट्रगल पिछले जब से कहाँ से 6-7 साल से इतना स्ट्रगल कर लिया था जब पैसे नहीं मिल रहे थे। अभी शुरू हुआ है पैसे मिलना। अब तुम बोल रहे हो फिर से बंद कर दूं? क्या कहते हो यार तुम लोग, क्या कहते हो ये तुम लोग? जल्दी ओपी, वेरी गुड वेरी गुड। ये हुए ना हमारे बच्चे हुए ये। चलो भाई, तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 5 ऑफ आवर चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ आवर एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। कई चीजें पढ़ के जा चुके हो, एक जल्दी से फटाफट एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, मजा आ जाए, दिल खुश कर दो आज अपनी मैम का। एक क्वेश्चन का आंसर दो और पाओ बदले में मैम की खुशी। और कुछ नहीं बेटा, और कुछ नहीं। चलो भाई, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कौन सा ऑर्डर करेक्ट लिखा है मैंने। ऑप्शन ए। अभी मैं क्वेश्चन देखो, पहले ऑप्शन देख लो फिर क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है? हाँ, टेक्नोलॉजी अपनी क्लास में जो होने लग रही है। चलो, ऑप्शन ए है कि मेटालिक रेडियस सबसे बड़ी होती है, फिर कोवेलेंट रेडियस होती है, फिर वैंडरवॉल रेडियस होती है। ऑप्शन बी है कि सबसे बड़ी वैंडरवॉल रेडियस होती है, फिर उसके बाद कोवेलेंट रेडियस होती है, फिर उसके बाद मेटालिक रेडियस होती है। ऑप्शन सी कहता है सबसे बड़ी कोवेलेंट रेडियस होती है, उसके बाद वैंडरवॉल रेडियस होती है और उसके बाद मेटालिक रेडियस होती है। एंड ऑप्शन डी कहता है कि सबसे बड़ी वैंडरवॉल रेडियस होती है, उसके बाद मेटालिक रेडियस होती है, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस होती है। ABCD DCBA, कौन सा ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक रेडियस मैंने करेक्ट लिखा है? अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक रेडियस करेक्ट लिखा है, बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में। इन द चैट बॉक्स देखो, मैं क्वेश्चन लिख के ला सकती हूँ, थोड़ा सा ऐसा ना ऑफलाइन वाला फील आ जाता है, क्लास में टीचर आता है एकदम गुस्से, जिस दिन गुस्से वाला ऑफलाइन में देखा है तुम लोगों ने यार? पहले तो वेरी गुड, मतलब क्या बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग कौन से अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो जो इतना सही आंसर देने लग जा रहे हो आजकल। पहले तो नहीं देते थे। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, विच इज वैंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी होती है, देन मेटालिक रेडियस, देन उसके बाद कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वैंडरवॉल रेडियस ऐसे दिखती है। अगेन एज एन मेकिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, तो आपको पता है ऐसे स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं, ऐसे दिख सकता है, ऐसे 2 एटम ऐसे भी दिख सकते हैं, इनके बीच की रेडियस है ना। हम थोड़ा इजी करने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, वरना एज सच ऐसी डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती एटम्स की। फिर उसके बाद बेटा मेटालिक रेडियस आती है, फिर उसके बाद आपकी कोवेलेंट रेडियस आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर। ठीक है, वेरी गुड। ऐसा होता नहीं है कि ऑफलाइन में जब आप जाते हो, जब ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो पहले तो जैसे ही कोई लेट बच्चा आता है तो उसका मजाक उड़ता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद टीचर के मूड पे डिपेंड करता है। खुश है तो तुम आज टॉपिक पढ़ोगे, गुस्से में है तो आज तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ऑफलाइन वाला फील दिला रही हूँ मैं तुमको। क्या लग रहा है तुम्हें आज मेरा कैसा मूड है आज मेरा? सही समझो, खुश हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक बर्गर खा लिया, देखो बर्गर खा लिया, खुशी अपने आप होनी चाहिए। देखो सिंपल सा लॉजिक होता है बेटा, खुशी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फूड। दिस इज अ वेरी सिंपल लॉजिक। ये एक बहुत ही सिंपल
लॉजिकवा होता है कि आपको अगर खाना मिल रहा है आप खुश रहोगे, खाना नहीं मिल रहा है खुश नहीं रहोगे। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। खुश हो मतलब खाना खा लिया है, खाना नहीं खाया है मतलब खुश नहीं हो, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। तो बस वही समझ लो। तो ये हो गया है आज, तो ये मिल गया है आज, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए अगेन आपको एक ऑर्डर बताना है जिसमें से पहला ऑप्शन है सबसे बड़ी रेडियस होती है कैटायन की, उसके बाद होती है न्यूट्रल एटम की, उसके बाद होती है एनायन की, ठीक है। ऑप्शन बी सबसे बड़ी रेडियस होती है एनायन की, उसके बाद होती है न्यूट्रल एटम की, उसके बाद होती है कैटायन की। लाइट आ गई बेटा, लाइट आ गई, मिठाई बंटवा दो अपने अपने गांव में। हाँ, फिर उसके बाद न्यूट्रल एटम, देन एनायन, देन कैटायन, या फिर ऑप्शन डी न्यूट्रल एटम, देन कैटायन, देन एनायन। चलो भाई बताओ भाई, ए बी सी डी। मुझे पता है मैं पीछे मुड़ूंगी और आंसर ही आंसर होंगे। क्या मुझे पता था आंसर आ जाएंगे। वेरी गुड, सारे के सारे करेक्ट आंसर। क्या बात है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो सॉल्व तो आप अच्छे से प्रीवियस वीडियो देख के नहीं आए हो, ठीक है। अगर आप कर ले रहे हो तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है यार, क्या बात है यार। एक और क्वेश्चन। चलो भाई वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। एनायन की रेडियस सबसे ज्यादा बड़ी होती है। इंटू, पिंटू, चिंटू, पानू, पूरी दुनिया भर के कैरेक्टर्स को लेके आए थे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो आई गेस आप समझ गए होंगे बड़े अच्छे से। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछने का मन हो रहा है, एक और क्वेश्चन। अच्छा चलो ये बता रहा हूं, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियस ऑप्शन ए इंक्रीजेस, जनरली बात कर रहे हैं, अभी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट, हाँ, और ऑप्शन डी नन ऑफ द फॉलोइंग। नन मतलब तो कांस्टेंट ही हो गया, बोथ ए एंड बी। तो मेरे स्वभाव से आप पता कर चुके होंगे कि डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ जी भाई, मुझे पता है मैं पलटूंगी और आंसर आ जाएगा। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डिक्रीजेस, चैट बॉक्स में जरा रीजन लिखना, रीजन, हाँ रीजन बताइए, तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का तो तुम्हारा लग जाता है मुझे भी पता है। रीजन बताना जरा, व्हाट विल बी इट्स रीजन। क्या बात है, रीजन का भी ऑप्शन दे दूं क्या? चलो रीजन का एक ऑप्शन देती हूं, ऑप्शन ए बिकॉज एटॉमिक या ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। ऑप्शन बी नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीजेस। ऑप्शन सी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, या फिर ऑप्शन डी न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। बता दो भाई, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन लिखने के पहले सारे लोगों ने आंसर दे दिया। सो अमेजिंग। वैसे मैं इतना ज्यादा शॉक नहीं हूं क्योंकि मुझे पता था तुमने मुझसे पढ़ा है और बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो आपको आता ही होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑफ कोर्स सी ऑप्शन करेक्ट होगा मैम। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं, विच मींस, और प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, विच इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अपनी तरफ ज्यादा खींचेंगे और एटम का साइज को डिक्रीज कर देंगे। ऑफ कोर्स यहीं पे आप चाहो तो लिख लेना, अगर मैं इसी की जगह बात करती टॉप टू बॉटम, अगर मैं इसी की जगह बात करती टॉप, ये इसकी बात हुई, अगर मैं टॉप टू बॉटम बात करती तो क्या होता मैम? एटॉमिक साइज या जैसे एटॉमिक रेडियस कुछ भी बोल लो, वो बढ़ता है क्योंकि उसका रीजन होता है कि नंबर ऑफ शेल्स उस टाइम पे बढ़ रही होती है। सिंपल सा रीजन होता है इसका, तो ठीक है, सिंपल सा रीजन होता है। चलो भाई, इसके बाद बेटा आपने कुछ एक्सेप्शंस देखे थे, जैसे कि नोबल गैसेस वगैरह होती हैं। जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं उनका जनरली एटॉमिक साइज जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पहले वाले से। मतलब आपने पढ़ा लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटम का साइज कम होगा, पर नोबल गैस का साइज हमेशा बड़ा होता है। तो नोबल गैस को एक पोजीशन आगे रखते हो बाकियों से, क्यों? इसका रीजन ये होता है मैम, क्योंकि जो हमारी नोबल गैसेस होती है वो वैन डर वाल रेडियस शो करती हैं। एंड वैन डर वाल रेडियस का मतलब क्या होता है? मतलब मैम वो दूर दूर है, उसकी रेडियस सबसे ज्यादा होती है ना? समझ रहे हो बात को? तो इस वजह से वो एक्सेप्शंस में आ जाता था। तो हमने एक्सेप्शंस तो पढ़ ही लिए थे, है ना, कि हीलियम की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी। सिमिलरली हर पीरियड में ऐसा होता है, हर एक पीरियड में ऐसा होता है कि हर एक बार नोबल गैसेस, थैंक यू, जो नोबल गैसेस होती है उनका जो एटॉमिक रेडियस है, जिसे आप एटॉमिक साइज बोलते हो, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। अच्छा, तो ये तो हमने पढ़ लिया था। अब बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट बड़े इंपॉर्टेंट थे, मैं आपको बताते हुए गई थी, मैं एक बार वापस से रिवाइज करा दूं अगर आपने अच्छे से ना सुना हो तो। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि शक्ति, वी, करो, मन, फे, को, नी, कु, जन। याद रखिए,
शक्ति, वी करो, मन फेंको, निकूजन। अब आपको पता है कि स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं मैंगनीज तक, यहाँ पे जनरल ट्रेंड फॉलो होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस कम होती है ना, यस मैम, यहाँ पे वही होता है। एटॉमिक रेडियस बोलो बेटा, बार बार बोल रही हूँ, चाहे एटॉमिक साइज बोलो, एक ही बात है, रेडियस से ही साइज निकलता है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस या साइज जो भी बोल लो वो डिक्रीज होता है। रीजन वही है जो आपको पता है, क्योंकि आगे बढ़ते टाइम जो जेड इफेक्टिव या जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या सिंपली न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जानते हो, वो इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन हमें एक बहुत ही अमेजिंग सी, एक अजीब सी चीज दिखी वीकेंड से, जो कि होता है आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर और जिंक के बीच में, ठीक है। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल में क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो एटॉमिक साइज है वो कांस्टेंट हो जाता है, या जैसे आप एटॉमिक रेडियस बोलते हो, ये कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि सेम एटॉमिक साइज आता है। एंड अगर आपको याद हो तो इसका वेरी गुड डिक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर इंक्रीज करता है, वेरी गुड। इसका रीजन क्या है मैम? रीजन है इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं मैम, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाते हैं और भरते जाते हैं ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रॉन मैम कुछ रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, और जब ये रिपल्शन स्टार्ट होता है तो ये इक्वल आ जाता है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, जेड इफेक्टिव के बराबर आ जाता है। जब ये जेड इफेक्टिव के बराबर आ जाएगा तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि इसका एटम का साइज बराबर हो गया। इधर पे तो एक और भी अजीब चीज, अजीब और गरीब सी चीज देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। बेटा इंक्रीज का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि जिंक का एटॉमिक साइज स्कैंडियम से ज्यादा है। ट्रेंड के हिसाब से आप देख रहे हो कि पहले साइज कम हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहे हैं, ये हो रहा होता है। तो ये बढ़ता हुआ क्यों दिखाई, तो बहुत अजीब सी बात हो गई। चलो कांस्टेंट तक भी समझ लिया था, पर ये बढ़ कैसे सकता है, ये बढ़ कैसे सकता है? आप खुद से सोचो, हमने ट्रेंड पढ़ा है कि डिक्रीज करता है एटम का साइज, आप कांस्टेंट भी बोल लिया, हमने मान लिया, अब आप बोल रहे हो इंक्रीज करता है, इसका क्या रीजन दोगे? तो आप बोलोगे क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है वो बराबर छोड़ो ग्रेटर हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, और ये इसका रीजन बन जाता है। एंड ऐसा डी ब्लॉक की दूसरी सीरीज में भी देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्या ये बात क्लियर हो गई थी सबको? बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में। क्या हमें यहाँ तक की बात जो हम कल पढ़ के गए थे, जिसमें तुम कहते बोर हो गए मैम डांस कर दो, मैम गाना गा दो, मैम नाच के दिखा दो, कुछ भी जो भी तुम बोल रहे थे, क्या आपको इस मैम छुट्टी कर दो ना प्लीज? गुड क्वेश्चन, गुड। तुमको पता था ना हर बार छुट्टी लिखने पे 1 मिनट बढ़ता है, बढ़ गया तुम्हारा 1 मिनट। अब क्लास खत्म होनी थी 6:30 पे, 6:31 पे खत्म होगी। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, छुट्टी देखोगे 1-1 मिनट बढ़ेगा। चलो भाई वेरी गुड, बहुत सारे क्लियर आ गए मेरे पास। तो ये आपके देखो भाई इस तरीके से ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। ये आपकी सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 सारी दिखाई हुई है। तो पहले जनरल ट्रेंड यही होता है कि पहले तो डिक्रीज होना चाहिए, तो ये तो होते हुए यहाँ तक दिखता है, यहाँ तक दिखता है लगभग। उसके बाद यहाँ पे कुछ हमें अजीब सी चीज दिखती है कि ये कांस्टेंट हो जाते हैं साइज। उसके बाद यहाँ पे हमें ये इंक्रीज होते हुए दिख जाते हैं। तो यहाँ पे तीनों चीजें दिखती हैं, पहले साइज डिक्रीज होता है, फिर साइज कांस्टेंट होता है, फिर साइज इंक्रीज होने लग जाता है। तो आई होप सो ये हमने कल भी पढ़ लिया था, आज एक रिविजन करा दिया ताकि आप क्लियर हो इस चीज में। बेटा कहीं भी नोट कर लेना, क्लास 12th में एज इट इज आएगा, क्वेश्चन आएगा, बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना। 12th क्लास में आएगा इसका क्वेश्चन, 12th में भी आता है, डायरेक्ट आता है, D&F ब्लॉक का टॉपिक है, जिसमें आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ाएगा टीचर। पर तब आपको पता होगा क्योंकि आप मैम से पढ़ के गए हो, तो बेसिक्स बहुत ही क्लियर करके जा रहे होगे, है ना। परफेक्टली आगे बढ़ जाए। पानू कौन है बताओ उस बात पे, पानू कौन है? कोई जरूरत नहीं है ये जानने की, कोई जरूरत नहीं है ये जानने की। ये क्लियर है, ये क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आज आपकी लास्ट क्लास है मेरे साथ। अरे मतलब हे भगवान, नहीं मतलब वैसा नहीं है, मैं कहीं ऐसा नहीं जा रही हूँ कि नहीं वो वाली लास्ट नहीं है। लास्ट मतलब इसके बाद नेक्स्ट वीक में आपकी वो समर वेकेशन है ना, तो उसके नेक्स्ट वीक मिलेंगे। तो आई नो यू गाइज आर गोना मिस मी, आई नो मैं मिस नहीं करूंगी तुम लोगों को, क्योंकि ये छुट्टी क्लियर ये क्या लिखते रहते हो तुम लोग हर टाइम। हाँ चलो आगे बढ़ जाए। यहाँ तक की बात बेटा सबको पता समझ में आ गई थी। अच्छा अब एक और ट्रेंड होता है डाउन अ ग्रुप भी, हमें एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है डी ब्लॉक में। वो क्या होती है मैम? जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो साइज इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। बट यहाँ पे भी आपको एक एक्सेप्शन दिखता है। कौन सा एक्सेप्शन मैम? NB और TA के बीच में एक एक्सेप्शन होता है। इनफैक्ट जिरकोनियम और हॉफनियम में भी होता है। तो टॉप टू बॉटम आते टाइम, टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो जनरली क्या होता है, जनरली बोल लो या ज्यादातर बोल लो, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है, एटॉमिक रेडियस या फिर जिसे एटॉमिक साइज बोलते हो वो इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। लेकिन हमने देखा कि जो ZR है जिरकोनियम
उसके एटम का साइज, एटॉमिक साइज नियरली इक्वल हो जाता है हॉफनियम के। उसी के साथ साथ जो Nb है उसकी एटॉमिक रेडियस TA के ऑलमोस्ट ऊपर इक्वल आ रही होती है। ये क्यों होता होगा, कोई बता सकता है? देखो अब अजीब बात तो ये भी है, कहीं ना कहीं बेटा अजीब बात तो ये भी है। अगर आप सोच रहे हो कि मैम सेम वही रीजन लग रहा होगा जो आप लेफ्ट टू राइट बोलोगे, तो बेटा मैं आपको पहले ये चीज इंफॉर्म कर दूं कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल याद करना जरूरी है, एज सच मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा जरूरी है या उससे, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। अब उससे क्या होता है, कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, मतलब अगर याद है तो वो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होता है, कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको बोल दिया जाएगा कि जैसे आप उस दिन निकाल रहे थे ना कि कहाँ पे पोजीशन है उसकी, तो थोड़ा याद रखोगे तो आपका टाइम बचेगा, बस इससे ये होता है, ठीक है। चलो, तो हमने देखा जिरकोनियम का साइज नियरली इक्वल है हॉफनियम के, नियोबियम का साइज नियरली इक्वल है टैंटनम के। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि जिरकोनियम हॉफनियम का साइज बराबर है, जिरकोनियम हॉफनियम का साइज बराबर है, नियोबियम और टैंटलम का साइज बराबर है? ऐसा क्यों हो सकता है, सोचो ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, अगेन नोट कर लेना बेटा, कहीं भी क्लास 12th में आएगा, सेम एज इट इज क्लास 12th में भी आएगा, ठीक है। आप सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, थोड़ा सा ज्यादा समझने की जरूरत है यहाँ पे। जिरकोनियम और हॉफनियम अगर आप देखो तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे लैंथनम आता है, एक जगह लैंथनम होता है, एक्टिनम होता है, यस मैम। तो अगर मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आपको खोल के दिखा दूं, सपोज मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल खोल के दिखा दूं, तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, आप बोलोगे कि मैम ये रहा जिरकोनियम, ये रहा जिरकोनियम, ये रहा हॉफनियम, है ना, ये समझ में आया सबको, ये समझ में आया? फिर आप बोलोगे मैम ये रहा नियोबियम, ये रहा टैंटलम। अगर आप बेटा ध्यान से देखो, यहां पे आता है लैंथनम, ये आता है लैंथनम। अब सुनना मेरी बात, आपको पता है लैंथनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लैंथनम? लैंथनम का एटॉमिक नंबर 57 के आसपास होता है ना, 57 होता है लैंथनम का एटॉमिक नंबर, यस मैम। तो हॉफनियम का कितना होता है? हॉफनियम का कितना होता है मैम? लेफ्ट टू राइट जाते टाइम एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे कि बहुत ध्यान सुनना इस बात को, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो मैम ऐसे ही तो होता है 3 एटॉमिक नंबर 4 5 6 7, है ना। तो मैम हॉफनियम का एटॉमिक नंबर होना चाहिए 58, पर क्या आपको पता है हॉफनियम का एटॉमिक नंबर इज नॉट 58, इट इज इनफैक्ट 72, इट इज 72। अब ऐसा क्यों हुआ? आप देखोगे इसमें 14 का गैप आएगा, 14 का गैप आएगा। ऐसा क्यों आया? ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए आया बेटा क्योंकि लैंथनम के बाद जो आता है हॉफनियम, इसका एटॉमिक नंबर 57 है, इसका एटॉमिक नंबर 72 है, इन दोनों के बीच में 14 का गैप आ गया, 14 का गैप आ गया। क्यों? क्योंकि 14 लैंथेनॉइड्स होंगे बीच में। आपको ये बात मैंने पहली ही क्लास में बता दी थी, पहली क्लास में बताई थी कि लैंथेनम के अंदर 14 लैंथेनॉइड्स हैं, जिनको उठा के नीचे रखे हो तुम एफ ब्लॉक में। लैंथेनम के अंदर 14 लैंथेनॉइड्स हैं, लैंथेनम के अंदर 14 लैंथेनॉइड्स हैं। कंफ्यूजिंग कैसे लग रहा है भाई? अभी कंफ्यूज हो गए तुम, शुरू भी नहीं हुआ है टॉपिक, कंफ्यूज हो गए। ये कौन सी बात है भाई? ये कौन सी, ये क्या कौन सा बातें करते हो तुम लोग? हाँ इधर आ जाओ, टॉपिक ही स्टार्ट नहीं हुआ अभी ये वाला। हाँ सुनो मेरी बात, मैं बताती हूँ। लैंथेनम के बाद जो एलिमेंट बैठा हुआ है ना, जो भी लैंथेनम के बाद का एलिमेंट बैठा हुआ है, वो एक्चुअली में लैंथेनम के बाद थोड़ी आ रहा होगा, सॉरी लैंथेनम के बाद तो 14 लैंथेनॉइड्स आ रहे हैं जिन्हें उठा के नीचे रखा हुआ है। नहीं समझ में आया तो एक बार पीरियोडिक टेबल देखिए, पीरियोडिक टेबल आपके पास भी खुली होनी चाहिए, अगर है तो भाई खोल लेना बुक में या जहां भी, ठीक है। तो ये लैंथेनम होता है बेटा, लैंथेनम, यहाँ पे लैंथेनम के अंदर ये आ जाते हैं, है ना, ये सारे लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं। तो लैंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, 57 के बाद 58, 59, 60, 61, यहां से लेकर के 71 ल्यूटीशियम तक का एलिमेंट्स जो बैठे हुए हैं वो एफ ब्लॉक में बैठे हुए हैं। वो कहां बैठे हुए हैं? एफ ब्लॉक में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है इसके बाद, तो बहुत ध्यान सुनना। तो लैंथेनम के बाद हॉफनियम आया ही नहीं होगा असलियत में। तो अब मुझसे कोई ये मत पूछना मैम इन एलिमेंट को ऊपर क्यों नहीं रखा गया है, पहले भी बता चुकी हूं, डी ब्लॉक की तरह इनकी प्रॉपर्टीज नहीं होती। ये जो आपके नीचे एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप एफ ब्लॉक बोल रहे हो, और ये जो आपके एलिमेंट्स हैं जहां पे इनको होना चाहिए डी ब्लॉक, ये इसलिए डी में नहीं रखे गए क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं हो रही थी डी ब्लॉक से। कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो डी ब्लॉक की तरह कर ही नहीं रहे थे, ऑलमोस्ट कई सारी, क्या सारी की सारी प्रॉपर्टीज, है ना, ज्यादातर प्रॉपर्टीज। सबसे बड़ी मेन प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जब उसका इलेक्ट्रॉन ही नहीं जा रहा डी ऑर्बिटल में, तो वो कहां से डी ब्लॉक में आप उठा के रखोगे? तो लैंथेनम के अंदर आते हैं 14 लैंथेनॉइड्स जिन्हें उठा के हमने नीचे एफ ब्लॉक में रखा है।
एक्टिनम के अंदर आते हैं 14 एक्टिनॉइड्स, जिनको उठा के हमने यहां पे रखा हुआ है नीचे वाली सीरीज में। ये लैंथोनॉइड सीरीज होती है, लैंथोनॉइड सीरीज होती है, ये एक्टिनॉइड सीरीज होती है, समझे? यस मैम, इतनी बात आपको पता चल गई होगी। लैंथोनम के अंदर 14 लैंथोनॉइड, एक्टिनम के अंदर 14 एक्टिनॉइड्स। तो लैंथोनम के बाद हॉफनियम नहीं आया होगा, लैंथोनम के बाद सीरियम आया होगा, सीई। लैंथोनम के बाद सीई आएगा, उसके बाद पीआर, एनडी, पीएम, इस तरीके से एलिमेंट्स आते रहेंगे। तो लैंथोनम के बाद आया, लैंथोनम के बाद आया कोई एलिमेंट जो एफ ब्लॉक में दिस ल्यूटीशियम तक गए हम। अब ल्यूटीशियम 71 है, उसके बाद आया बेटा हॉफनियम, उसके बाद आया हॉफनियम। पहले इतनी सी बात समझना बस। अभी मैंने आपको कोई रीजन कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। बस मैम ने आपको क्या बताया कि लैंथोनम के बाद हॉफनियम जो लिखा हुआ है, असलियत में उसके बीच में 14 एलिमेंट्स और आ रहे होते हैं जो कि लैंथोनॉइड सीरीज में बैठे हुए हैं। तो अब रीजन जानो, अब क्वेश्चन समझ लो। पहले क्वेश्चन समझो फिर रीजन समझना। क्वेश्चन है कि ये नियोबियम और टैंटलम जो है, इनके साइज एटॉमिक रेडियस जो है वो ऑलमोस्ट बराबर आ रहे हैं। जिरकोनियम और हॉफनियम जो है उनका एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट बराबर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बराबर क्यों आ सकते हैं एटॉमिक साइज? तो इसका रीजन ये है क्योंकि मैम लैंथोनम जो बैठा हुआ होगा इसके बगल में, इसके हॉफनियम के बगल में एक लैंथोनम बैठा हुआ है मैम। इस लैंथोनम का एटॉमिक नंबर है 57, मैम हॉफनियम का एटॉमिक नंबर है 72, है ना? ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। मैम इनके बीच में आ गए कुछ 14 लैंथोनॉइड्स। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी को सुनना। 14 लैंथोनॉइड्स आ गए जिनमें हो रहा है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से होता है लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एंड जिसकी वजह से थोड़ा सा डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज। अब मुझे पता है तुम्हारे दिमाग से सारी बात निकल गई होगी कि क्या होता है ये शील्डिंग इफेक्ट, क्या होता है ये लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज कैसे किया। आई कैन अंडरस्टैंड आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, है ना? तो हम इन सारी चीजों को एक बार समझते हैं, ठीक है? हम इन सारी चीजों को एक बार समझते हैं। तो पहले मैम ने बोला, एक वर्ड बोला लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब लैंथोनॉइड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर जाना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्शन जब आप बोलो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहे होते हो रहा होता है, मतलब होता है एटॉमिक साइज का कुछ डिक्रीज होना। कहते नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो एटम का साइज कॉन्ट्रैक्ट कर गया मतलब एटम का साइज कम हो गया। एटम का साइज, हाँ रिपीट, मुझे पता है तुम मतलबी हो बेटा, क्यों बोल रहे हो, बताने की जरूरत नहीं आपको। मैम को बहुत अच्छे से पता है आप मतलबी बच्चे हो, ठीक है? तो आप मुझसे पूछोगे 10 बार, मतलब पूछोगे, अभी तो एक बार बोला है तुमने। चलो यहाँ पे आ जाओ। लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है मैम? पहले लैंथोनॉइड समझे। लैंथोनॉइड लिखा, लैंथोनॉइड या लैंथोनाइड। लैंथोनॉइड्स क्या होते हैं? एफ ब्लॉक में जो 14 एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, 14 एलिमेंट्स बैठे हुए लैंथोनाइड सीरीज में, है ना? उनमें क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं बार बार ध्यान इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर ध्यान नजर हटी दुर्घटना घटी वाला टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है। 12th में भी काम आएगा, 11th में भी क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपसे। सुनना, लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक सडन या स्टीडी डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज, या जिसे आप रेडियस या आयनिक रेडियस या आयनिक साइज कुछ भी बोल सकते हो, ऑफ लैंथोनॉइड्स इन देयर एटॉमिक नंबर एज देयर एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज कम होता हुआ दिखेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान सुनना। लैंथोनम के अंदर 14 एलिमेंट्स बैठे हुए नीचे पड़े हुए हैं, वो उनमें बेटा होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्या मैम? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैम, पूरा दिमाग से जा रहा है, बताती हूँ। सेंटर में बेटा न्यूक्लियस होता है। यस मैम, यहाँ पे समझो, है ना? लिखे लिखाए में ज्यादा मतलब मजा नहीं आती। यहाँ पे बैठे हुए हैं पापा, यहाँ पे बैठे हुए हैं पापा। यस मैम, ठीक है, ये घर है आपका, ये आपका घर है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। यहाँ पे बैठे हुए हो आप, ये बैठे हुए आप बच्चे हो, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो, है ना? आप पापा के बच्चे हो ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे बैठे हुए पापा, यस मैम, और यहाँ पे बैठे हुए पापा, और ये रहे आपके दोस्त, ये रहे आपके दोस्त। अब दोस्त आ रहे हैं, बढ़िया, ठीक है, ये दोस्त हैं आपके। अंदर बैठे हुए हैं पापा और मम्मी, यहाँ पे बैठी हुई है मम्मी, ठीक है, यहाँ पे बैठी हुई है मम्मी। यस मैम। अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। आपको अंदर आना है, आपको एंट्री लेनी है घर पे, है ना? रात के बज रहे हैं 10:30,
10:30 रात के 10:30 बजे तुमको एंट्री लेनी है। पापा सेंटर हॉल में बैठे हुए हैं, पापा हॉल में बैठे हुए हैं। यस मैम। अब सुनना, पापा क्या है, पापा में समझ लो कुछ पॉजिटिव चार्ज है और तुम में कुछ नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है मैम, मतलब इनके बीच में तो अट्रैक्शन होना है। अट्रैक्शन मतलब पिटाई तो पक्की है भाई। पापा वेट कर रहे हैं बच्चे का, है ना, पापा वेट कर रहे हैं बच्चे का और बच्चा वेट कर रहा है कि पापा बस होना अंदर, है ना, पापा बस अंदर ना हो, ऐसा होना चाहिए। तो ये इसके पापा हैं, किसके पापा हैं, इसके पापा हैं, ठीक है, व्हाइट वाले के। तो ये अंदर जाना चाह रहा है कि भाई दोस्तों को लेके आ गया हूं, अब क्या कर सकता हूं, अब घर तो जाना ही पड़ेगा। पापा बैठे हुए फ्लाइंग चप्पल लेके, पापा बैठे हुए प्रॉपर फ्लाइंग चप्पल लेके। मम्मी वर्क कर रही हैं एज अ शील्ड, मम्मी वर्क कर रही हैं एज अ शील्ड। मम्मी क्या है, शील्ड है, शील्ड है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, 2 केसेस होते हैं बेटा। एक केस होता है जिसमें मम्मी आपके साथ होती हैं, आपके साइड होती हैं। केस 2 होता है जिसमें मम्मी पापा के साइड होती हैं, है ना। सबको पता यही होता है, 2 ही कंडीशन होती है। या तो मम्मी ये कहती है अरे मेरा बेटा, मेरा राज, मेरा दुलार, इतना देर हो गई, कोई बात नहीं, तुम इस वाले कमरे से होते हुए चले जाओ, पापा से मत मिलना, कुछ नहीं होगा। और एक होता है वाली कंडीशन, आज तू दे रहा है, आज चल तेरे पापा से बताती हूँ। तो दूसरी कंडीशन ये होती है। ये 2 कंडीशन होती है ना, ये 2 कंडीशन होती है। बस वही है पूरा खेल। यानी कि मम्मी के हाथ में है कि वो आपको बचाना चाहती हैं या नहीं बचाना चाहती हैं। पूरा खेल बेटा मम्मी खेल रही होती हैं। जो पापा डांट रहे होते हैं वो मम्मी की वजह से डांट रहे होते हैं, जो पापा प्यार कर रहे होते हैं वो मम्मी की वजह से प्यार कर रहे होते हैं, है ना। यस, तो वो पूरा शील्ड जो है वो मम्मी कर रही होती है और कोई नहीं कर रहा होता दुनिया में। मम्मी ही शील्ड कर सकती हैं, चाह ले तो, नहीं चाहती है तो वो पिटवा भी देती हैं, है ना। समझ रहे हो। किसी के मम्मी पापा साथ तो नहीं बैठे, पता चला एकदम से बंद करो इस टीचर का क्लास नहीं देखना। अरे अंकल आंटी समझा रही हूँ मैं, टॉपिक मैं अच्छे से समझाऊंगी। चलो भाई यहाँ पे आ जाओ। केस 2 होता है तुम लोग के साथ। अच्छा, ज्यादातर केस नहीं हो सकता है आंटी सामने, नहीं, केस 1 ज्यादातर होता है बेटा, आपकी साइड होती है मम्मी। चलो यहाँ पे आ जाओ। अब हुआ क्या, आप अगर बेटा इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये तो एक दूसरे को घसीटेंगे क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। भाई ये दोनों तो ऑपोजिट है, एक गुस्से में बैठा है और एक ऑफ कोर्स गलती करके आया है, तो वो तो भाई पिटाई तो पक्की है। ये एज अ शील्ड वर्क कर सकती हैं। अब आप बेटा बहुत ध्यान सुनना, अगर मम्मी का नेचर अच्छा है ना, मान लो मम्मी की भी दोस्त आई हुई है ना, मम्मी की भी दोस्त आई हुई है, मम्मी भी बढ़िया, मम्मी कहती चलो कोई नहीं, आज क्या है, अच्छा दिन है, संडे है, क्या करें, पूरे दिन घर पे बैठे रहते हैं, है ना, कोई बात नहीं, आंटी लोगों को बुला लेते हैं, किटी पार्टी कर लेते हैं। अगर मम्मी की भी दोस्त आई हुई है ना, अब अगर यहाँ पे बेटा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा शील्ड होगा। भाई मम्मी ने बोला अरे मत डांटो बेचारे को, आंटी ने बोला हाँ मत डांटो उसको, दूसरी आंटी ने बोला मत डांटो, तीसरी ने बोला मत डांटो। यानी कि जैसे जैसे सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर सेंटर के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है या वो चाह लेंगे तो वो शील्ड कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो इनके बीच में एक डिस्टेंस पैदा कर सकते हैं, और इसकी वजह से ये जो बच्चा है ये पापा से मार खाने में बच सकता है। अब आप इस सब चीजों को ऑफ कोर्स आप एग्जाम में ऐसे तो लिखोगे नहीं, आप एग्जाम में क्या लिखोगे, आपको एग्जाम में भाई शील्डिंग इफेक्ट पूछ लेगा। तो बस इसी वाले स्ट्रक्चर को हमेशा देखते हुए एक बात को सुनना ध्यान से। ये बैठा हुआ है पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस, ये है बेटा शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर से ये बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स, है ना, अभी हम ये बेसिक स्ट्रक्चर से ही बात कर रहे हैं। तो यहां पे बेटा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है न्यूक्लियस। यहां पे बेटा क्या होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा होता है, होना चाहता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो बीच में बैठे, आप ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी तो इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा धक्का मुक्की दे रहे होंगे। यस और नो, यस और नो, यस और नो, जल्दी से बता दो। इलेक्ट्रॉन भी तो कुछ रिपेल कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन का भी कुछ रिपल्शन हो रहा होगा। और न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को पाना चाहते हैं, शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। यस और नो, ये 2 कंडीशन हम सभी को पता है। सेंटर में न्यूक्लियस बैठा है जो चाह रहा है यार ये मेरे पास आ जाए, भाई तू आ जा, वो चाह रहा है तुम मेरे पास आओ और एटम का साइज कम हो जाए। शील्डिंग इफेक्ट को बहुत ध्यान समझिएगा।
और बीच में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं बेटा वो शील्ड की तरह, शील्डिंग इफेक्ट मतलब शील्ड, ऐसा नहीं शील्ड पकड़ के खड़े हो जाते हैं जैसे पुरानी मूवीज में, ऐसे हाथ में वो पकड़ा होता है ऐसे करके, है ना, तो शील्ड ऐसे तलवार मारी जा रही होती है उसमें, वो बचाता है, शील्ड करता है, बचाता है। तो सेंटर के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, या आप यहाँ पे मान लो ये शेल n है, n-1 है ना, सॉरी n है, n-1 है, n-2 है, कुछ भी मान लो। अभी मैं इसको ABCD बोल दे रही हूँ, ABC। तो मान लो B शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर शील्डिंग, है ना, शील्ड कर रहे हैं किसको C शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। इसी को आप बोलते हो शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि एटम का जो साइज है वो डिक्रीज नहीं होने देंगे, कम नहीं होने देंगे। वो चाह लेंगे तो कम होने भी दे सकते हैं, मतलब मैम अभी हमें कुछ समझ नहीं आया। मैम आप बोल रहे हो मैम अभी बहुत ज्यादा समझ नहीं आया, ध्यान सुनना बेटा। मान लो बाहर आप देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन है, अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, कह रहे बाहर हटो, अंदर अट्रैक्शन ज्यादा नहीं करने देंगे हम तुमको। तो इसका साइज जो है वो बढ़ा हुआ है इस टाइम पे। अब इसी का एक ऐसा सिनेरियो ले लो जब मम्मी अकेले थी घर पे, आंटी लोग नहीं थी, आंटी नहीं थी कोई भी, तो मम्मी क्या करती है, मम्मी मौके पे चौका मारती है, कहती है अरे यार कोई भी नहीं है, आज तो कोई बात भी नहीं है, आज तो कोई लड़ाई भी नहीं है ना, और गुस्से में कहाँ है ये, 10:30 बज गए रात के, कहाँ है ये। तो मम्मी क्या करती है, मम्मी कुछ बचा नहीं पाती आपको, और आपको पापा से भिड़ना पड़ जाता है। यानी कि पापा की जो फ्लाइंग चप्पल है ना बहुत जगह लगेगी फिर उसके बाद। तो आपको क्या होगा, आपकी पिटाई हो जाएगी। यानी कि आप अट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि आप एटम का जो साइज है वो डिक्रीज कर सकता है। बस यही यहाँ पे लिखा है कि अगर मान लो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बैठा होता अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है। मैम ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अब आप शेल का कंसेप्ट थोड़ी पढ़ रहे हो, अब तो आप सबशेल ऑर्बिटल सब में आ चुके हो। 4s1 फिर उसके आगे 3d2, तो d में आ गया ना 4s2 3d3, तो ऑफकोर्स सी बात है अब d आ गया। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, मैं अभी आपको इलेक्ट्रॉन के नंबर्स पे भी नहीं खेलना सिखा रही हूँ, उस पे भी अभी मैं बात करूंगी, अभी मैं वो कहानी भी पलट दूंगी। फिलहाल बस आप इतनी चीज याद रखना, सिंपल सी बात ये है कि अगर अंदर जो इनर शेल होती है, जो पेनल्टीमेट शेल होती है, अगर हम आउटर शेल से कंपेयर करें, तो जो इनर शेल होती है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या बोल रही है मैम बोल रही है बी शेल, यानी कि जो इनर शेल होती है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शील्ड की तरह काम करते हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स के लिए। बाहर की शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होने देते टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड उसकी वजह से वो क्यों नहीं होने देते, इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन वाला काम खेल जाते हैं, वो अपने से रिपेल करने लग जाते हैं। रेपेल वो बोलेंगे बाहर निकलो यहाँ से, रिपल्शन स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से ये साइज कम नहीं होता है। तो ये होता है शील्ड करना, क्या आपको शील्ड का मतलब समझ में आया? अभी मैंने शील्डिंग इफेक्ट किसमें कैसा लगता है ये नहीं बताया, बस शील्डिंग इफेक्ट समझाया। शील्ड करना, बचाना न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के पास आने को, इन दोनों को पास आने से बचाने को आप बोलते हो, बचाने को आप बोलते हो कि यही है शील्डिंग इफेक्ट। क्या शील्डिंग इफेक्ट समझ में आया? अब बात आती है कि मैम किसमें शील्डिंग इफेक्ट अच्छा होता है, किसमें शील्डिंग इफेक्ट खराब होता है। तो बेटा हमारे पास 4 टाइप के ऑर्बिटल्स थी। एक थी हमारे पास s ऑर्बिटल, एक है हमारे पास s, एक है हमारे पास p, एक है हमारे पास d और एक है हमारे पास f। कहीं भी नोट कर लो बेटा, s सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है, देन p, देन d, देन f। सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो हमें देखने को मिलता है F ब्लॉक में। 1 मार्किंग में बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सबसे बेकार शील्डिंग इफेक्ट F ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत दिमाग में आता है, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे या कुछ भी, या आप इनफैक्ट अभी भी मैं बोल रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा जाके पढ़ोगे, तो एक क्वेश्चन जरूर माइंड में आएगा, और वो एक क्वेश्चन ये है कि मैम एक बात बताइए, F में 14 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, समझ रहे हो? F में 14 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, और आप बोल रहे हो वो सबसे गंदा शील्डिंग इफेक्ट दिखा रहा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो F में जा सकते हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे, तो F में इतना खराब शील्डिंग इफेक्ट क्यों होता है? इसका रीजन जान लेना, क्योंकि F ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑफ कोर्स वो मैक्सिमम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा जा सकते हैं, 14 तक जा सकते हैं, 14 के इक्वल जा सकते हैं। लेकिन खराब शील्डिंग इफेक्ट होने का रीजन है बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन आर इन अ डिस्टेंट पोजिशन, बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं। मतलब मम्मी के साथ मौसी तो है, पर मौसी कहाँ है? मौसी बैठी हुई है, मतलब अगर मम्मी लखनऊ में है तो मौसी कानपुर में है, समझ रहे हो? मम्मी भोपाल में है तो मौसी इंदौर में है, दूर दूर बैठी हुई है।
तो एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं ज्यादा, बट वो बहुत डिस्टेंस पोजीशन में होते हैं। तो मान लो उसकी बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन है, पर वो इतने दूर दूर बैठे हुए कि वो ज्यादा अच्छे से शील्ड ही नहीं कर पाते, एंड दैट इज द रीजन सबसे खराब शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ ब्लॉक का। या आपसे 1 मार्किंग में पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि शील्डिंग इफेक्ट का, जो मैंने आपको समझाया कि सबसे खराब शील्डिंग इफेक्ट कौन दिखाता है, तो एफ दिखाता है। उसी जगह आप एस ब्लॉक को देखो, एस क्या एक सर्कुलर पोजीशन, स्फेरिकल शेप होता है इसका, स्फेरिकल शेप होता है, तो वो सबसे इजीली शील्डिंग इफेक्ट करेगा। पी ब्लॉक में क्या होता है, एक डंबल बन जाता है, डंबल बन जाता है, अगेन इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर होते हैं। फिर डी, फिर एफ, एफ में तो बहुत कॉम्प्लेक्स शेप होता है ना, तो ये पूरा शील्डिंग इफेक्ट है। पहले बताओ शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा बहुत दिमाग में घुसा क्या होता है। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से, और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन दिखाते हैं आउटर मोस्ट शेल से और उनको दूर कर देते हैं न्यूक्लियस से पास आने के। क्या आपको ये बात छोटी सी समझ में आई? अगर नहीं आई तो चलो एक रीडिंग करके भी इसको समझते हैं हम जल्दी से। शील्डिंग इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ रिडक्शन, क्या है ये? शील्डिंग इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ रिडक्शन इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियस का चार्ज था, ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, कुछ रिडक्शन कर दिया इसने, कुछ रिड्यूस कर दिया इसका चार्ज। रिड्यूस कर दिया का मतलब समझ रहे हो? रिड्यूस कर दिया का मतलब खुद अट्रैक्ट होना चाह रहा है पर उसको दूर कर रहा है ना, उसको बचाना चाह रहा है। ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्यू टू अ डिफरेंस इन देयर अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। तो ये एस का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है, फिर पी का है, फिर डी का है, फिर एफ का है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल कर रहा है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को। ये देखो, बाहर के इलेक्ट्रॉन को सब मिलके रिपेल करना चाह रहे हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन को कह रहे हैं बाहर ही रहो तुम, है ना। यानी कि जो न्यूक्लियस का चार्ज है, जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो न्यूक्लियस केवल इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचा पा रहा है, बाहर तक पहुंचा रहा है हल्का हल्का, ऐसे हल्का हल्का सा, पर ज्यादा नहीं पहुंचा पा रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटर के जो इनर शेल के, इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो शील्ड करने लग जा रहे हैं, वो शील्ड करने लग जा रहे हैं, एंड इस वजह से आप बोलते हो शील्डिंग इफेक्ट। अब बात बताओ, पहले मुझे क्लियर बताओ, क्लियरली बताओ, क्या किसी को क्लियर हुआ? किसको किसको क्लियर हुआ? रिपीट मत बोलना, क्योंकि रिपीट आपको अभी मैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में भी कर दूंगी इसको। नॉर्मली क्लियर हुआ, दिमाग में आया, पापा बैठे हैं तो मम्मी या तो बचाएंगी या तो नहीं बचाएंगी। अब मम्मी के साथ कौन कौन लोग बैठे उस पर डिपेंड कर रहा है। मम्मी खुद ही बातों में लगी हुई है, 10 बज रहे पर मम्मी तो बात करने में लगी हुई है, मौसी आ गई, मामी आ गई, बुआ आ गई, तो मम्मी तो खुद ही बिजी है एकदम। तो बच्चे लेट आ रहे तो मम्मी इतना ध्यान नहीं दे रही, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मौसी, मम्मी, मामी सब मिलके बच्चों को बचा रहे कि नहीं नहीं पापा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, इससे शील्ड कर रहे हैं वो लोग बीच में बैठ के, शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन अगर वो हैं पर दूर दूर है, दूर दूर बैठी हुई है, दूर दूर बैठी हुई है, तो क्या होगा, तो फिर तुमको भगवान भी नहीं बचा सकते, फिर आपको भगवान नहीं बचा सकते, फिर पिटाई तो एकदम परमानेंट वाली होने वाली है, बहुत भयानक सी पिटाई हो रही, बहुत भयंकर, है ना। फिर ये वाली चीज हो जाएगी। तो वो शील्ड की तरह काम कर रहे होते हैं। समझ गए? क्लियर आ गया मेरे पास? वेरी गुड। अब हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को समझते हैं शील्डिंग इफेक्ट से, समझे? चलो अब सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से। मैम एक कंसेप्ट समझा रही थी बार बार, जो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता कि लैंथेनम के अंदर बैठे हैं 14 लैंथेनॉइड्स, जो कि कहाँ है, एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। और हमें अभी एक लाइन समझ में आ गई कि एफ ब्लॉक में होता है सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, सबसे खराब शील्डिंग इफेक्ट एफ ब्लॉक में हो रहा होता है। सबसे खराब शील्डिंग इफेक्ट कहां पे हो रहा होता है मैम? एफ ब्लॉक में होता है सबसे खराब शील्डिंग इफेक्ट। यस मैम। तो शील्डिंग इफेक्ट खराब है मतलब सोचो, शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, शील्ड नहीं कर पा रहे तो एटम का साइज डिक्रीज करेगा। बेटा ये पहले याद कर लेना, ये भाई पहले मैंने आपको यहीं पे जो बता रही हूं मैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब साइज डिक्रीज, पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। यस और नो? जब मम्मी शील्ड नहीं कर पा रही तो आप पास आ जाओगे पापा के, यही तो होगा। यस मैम। और अगर गुड, अगर अच्छा है, गुड शील्डिंग इफेक्ट मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, है ना। मम्मी बचा ले रही है तो तुम दूर हो रहे हो पापा से, तुम दूर कहीं पीछे से निकल जा रहे हो, है ना। तो ये हो रहा है, तो ये हो रहा है। तो इस तरीके से होता है शील्डिंग इफेक्ट के हिसाब से। यस मैम। अब हम अभी हमें शील्डिंग इफेक्ट केवल नहीं समझ रहे, हम सारा कंसेप्ट समझ रहे हैं, हम शील्डिंग इफेक्ट भी समझ रहे हैं कि टाइम पे, हम एक ही टाइम पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझ रहे हैं, और एट द सेम टाइम हम इन दोनों का ये समझ रहे हैं कि क्यों रेडियस बराबर सी दिखी, है ना। तो सुना, लैंथेनम के अंदर 14 लैंथेनॉइड्स है, उनके अंदर होता है एफ ब्लॉक, वो एफ ब्लॉक में जाते हैं मतलब, और एफ ब्लॉक में होता है सबसे खराब शील्डिंग इफेक्ट। खराब शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है उनका साइज जो है वो कम होता है, उनका साइज जो है वो कम होता है। यस मैम। अब बेटा जब आप देखोगे लैंथेनम आया, लैंथेनॉइड सीरीज आई, है ना, स्टार्ट हुई लैंथेनम, सीरियम एंड सो ऑन ल्यूटीशियम तक गई, ल्यूटीशियम ल्यूटीशियम का 71 एटॉमिक नंबर है। ल्यूटीशियम पे हम आ गए, अभी हम आ गए ल्यूटीशियम पे 71 एटॉमिक नंबर। यस मैम।
अब ल्यूटीशियम तक तो एफ ब्लॉक खत्म हो गया, अब उसके बाद आप कहां पे आ गए, उसके बाद आप आ गए हॉफनियम में, है ना, हॉफनियम में आ गए एचएफ में, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 72। वैसे तो ये ल्यूटीशियम के बाद आता है, पर यहाँ पे लैंथनम होता है इसके पहले, है ना, लैंथनम होता है। अब बेटा ल्यूटीशियम तक तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट हुआ होगा, यहां तक की बात करें तो यहाँ पे हो रहा होगा पुअर शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे एटम का साइज जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। यस मैम। और बेटा सेम ये इफेक्ट आपका हॉफनियम को लगता है थोड़ा सा, मतलब एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, देखो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, लैंथनम सीरियम से दिस ल्यूटीशियम आ गए, ल्यूटीशियम तक आ गए, पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, खराब शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है। इसके बाद आ गया हॉफनियम, तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट हॉफनियम पे भी पड़ा। ये जो इन सभी में पुअर शील्डिंग इफेक्ट हुआ, इसका थोड़ा सा इफेक्ट हॉफनियम में भी पड़ा, और इस वजह से क्योंकि सभी का साइज जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, और इसी वजह से हॉफनियम का साइज भी थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। क्योंकि रियलिटी अगर हम सोचे माइंड में, तो ल्यूटीशियम के बाद आ रहा है हॉफनियम, HFLU के बाद आ रहा है, वो रखा बस डी ब्लॉक में। क्यों डी ब्लॉक में रखा है? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक से मिलती हैं। तो रीजन ये है कि यहाँ पे हॉफनियम का साइज कुछ कम होते हुए दिखा, क्योंकि वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बाद आता है, जिसमें खुद में शील्डिंग इफेक्ट खराब होता है। एंड इस पूरे कंसेप्ट को आप बोलते हो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब मुझे पता है फिर से पूछोगे, मतलब बता दो मैम और रिपीट कर दो मैम, सबको समराइज करो। कभी भी शील्डिंग इफेक्ट खराब है तो एटम का साइज डिक्रीज करता है, लिखा था ना। खराब शील्डिंग इफेक्ट है तो एटम का साइज, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो एटम का साइज डिक्रीज करता है। अगर बेटा ये डिक्रीज कर गया लैंथेनम वाली सीरीज में, है ना, लैंथेनम के बाद जो हॉफनियम है उसमें, तो आप इसी को बोलते हो लैंथेनॉइड या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को आप बोलते हो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब एक्टिनम में भी सेम कहानी होगी, एक्टिनम के बाद एक्टिनॉइड्स आते हैं, तो अगर एक्टिनम में हो गया, एक्टिनम में ये चीज हो गई, तो आप इसको बोलते हो एक्टिनॉइड या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। एग्जाम में आपसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बातें पूछी जा सकती हैं, एक्टिनाइड की जल्दी नहीं आती। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ आप समझते हैं मैम? अब समराइज कर दो मैम जल्दी से। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से पहले इसको पढ़ लो, फिर समराइज करूंगी। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक डिक्रीज होता है, सडन डिक्रीज होता है ना, स्टीडी डिक्रीज जिसे आप बोल सकते हो, इन द एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ लैंथेनॉइड्स, है ना। जो एफ ब्लॉक में बैठे उनमें साइज कम होता जा रहा है एटम का। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट खराब है। एटम का जो साइज है उसमें शील्ड ही नहीं कर रहे इलेक्ट्रॉन अंदर वाले, क्योंकि दूर दूर बैठे होते हैं एफ ब्लॉक में, तो वो शील्ड नहीं करते, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन पास आने लगते हैं न्यूक्लियस के, तो एटम का साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीज करता है एज देयर एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है पर एटम का साइज डिक्रीज करता जा रहा है ना। तो यहाँ पे आप बोलते हो कि यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट हुआ, एंड ये जो साइज का डिक्रीज दिखा आपको, इसी को बेटा आप बोल दो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसी को आप बोल देते हो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। क्यों होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? एक नंबर में पूछ लेगा तुमसे क्यों होता है, तो क्या बताओगे? अरे मैम क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो रहा होगा। सो इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस राइजेस बाय 1 यूनिट एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर्स द सेम सबशेल एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, है ना। शील्डिंग इफेक्ट खराब है, बाहर इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है, अंदर प्रोटॉन आता जा रहा है, और शील्ड कर नहीं पा रहे हैं बीच के इलेक्ट्रॉन, तो वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका ज्यादा हो जाएगा और एटम का साइज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्या आपको ये बात अच्छे से क्लियर हुई? येस और नो? वापस से सुना, एक लास्ट टाइम समझा रही हूँ। 2000 years later 5000 साल बाद मैं वापस से आपको एक बात बताने जा रही हूँ। लैंथेनम के अंदर 14 लैंथेनॉइड्स आ गए, उसके बाद ल्यूटीशियम जैसे एंड हुआ तो ल्यूटीशियम के बाद हॉफनियम आ रहा है, लैंथेनम के बाद 14 लैंथेनॉइड्स फिर हॉफनियम, और जो 14 लैंथेनॉइड्स है वो एफ ब्लॉक वाले होते हैं, और एफ ब्लॉक में होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो इनका इफेक्ट थोड़ा सा हॉफनियम में भी आ जाता है, इनका इफेक्ट थोड़ा सा हॉफनियम में आता है, थोड़ा सा और कम हॉफनियम में आता है, फिर थोड़ा सा और कम टैंटलम में आता है, फिर थोड़ा सा और कम इसमें आता है, ऐसे कर करके कम होता जाता है, उसके बाद इफेक्ट कम होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है एफ ब्लॉक का भी, लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स में भी एंड जो एक्टिनम के बाद बैठे हैं उनमें भी, तो थोड़ा इनमें क्या होता है, नोट करने का टाइम दे दो, नोट करते रहो बेटा, करते रहो। कौन सी वाली स्लाइड बताओ? तो उनमें क्या होता है, उनमें थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है, एंड इस वजह से उनका साइज हल्का सा डिक्रीज कर जाता है, हल्का सा, और उसकी वजह से ऊपर वाले एलिमेंट के बराबर सा साइज हो जाता है। वैसे तो बढ़ना चाहिए था नीचे आते टाइम साइज, इंक्रीज होना चाहिए, है ना। तो जब हम जिरकोनियम से हॉफनियम आ रहे हैं, अभी नोट कर लेना, जिरकोनियम से हॉफनियम आ रहे हैं, तो देख लो कितना कम सा, पिकोमीटर्स के टर्म्स में अगर देखोगे तो सिर्फ 1 पिकोमीटर का डिफरेंस है, मतलब बहुत कम डिफरेंस है एटॉमिक रेडियस में, ऑलमोस्ट बराबर है। क्यों?
ऐसा क्यों? वैसे तो साइज क्या होना चाहिए मैम, वैसे तो आप मतलब देख रहे हो साइज, सॉरी बराबर बोल रही हूँ, वैसे तो मैम ऊपर से नीचे आते टाइम साइज इंक्रीज करना चाहिए, बट ऑलमोस्ट डिक्रीज कर गया। क्या रीजन है? तो आप बोलोगे क्योंकि हॉफमियम जो है उसमें लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होते हुए दिखा, हल्का सा थोड़ा सा लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आ गया। 14 लैंथोनॉइड्स थे, उनमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट था, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो शील्ड नहीं कर पा रहे थे और एटम का साइज डिक्रीज कर रहा था। और यही इफेक्ट हमारे, क्योंकि 71 के बाद 72 एटॉमिक नंबर हॉफमियम का था, तो इसमें आ गया थोड़ा सा, तो इसमें आ गया थोड़ा सा ये इफेक्ट, और इस वजह से इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर गया, साइज डिक्रीज कर गया। तो वैसे तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, पर इनमें साइज डिक्रीज कर गया। फिर नियोबियम और टैंटलम को उठा लो, नियोबियम और टैंटलम को उठा लो, तो सेम कहानी, अब थोड़ा थोड़ा इफेक्ट कम होता जाएगा। पहले साइज कम हो गया, अब साइज थोड़ा थोड़ा बराबर, 134 तो 134 पिकोमीटर, अब साइज बराबर होते हुए दिख रहा है। अब साइज कैसे दिख रहा है मैम? बराबर होते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हल्का सा इफेक्ट इसको भी पड़ा होगा, फिर हल्का सा, अब देखो अब फिर से साइज बढ़ने लगा, फिर से थोड़ा थोड़ा साइज बढ़ने लगा, एंड सो ऑन। क्या आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई? बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आया? यस और नो? अगर आगे तो बता दो, फिर जो भी स्लाइड खुलवानी हो वो बता दो कि मैम ये वाली स्लाइड लगा दो। शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है, समझ गए? मतलब समझ गए? इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर ऑर्बिटल है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाता है टू द आउटर शेल ऑर्बिटल, है ना, या आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर ऑर्बिटल, राइट, है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है एंड एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। बट एनी केस द इनर शेल ऑर्बिटल जो है, जो अपने इनर शेल के ऑर्बिटल है, आर शोइंग पुअर शील्डिंग इफेक्ट यार, विच मींस दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट और टू शील्ड द न्यूक्लियस, इंक्रीज करेगा, एंड ऑफ कोर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड द एटॉमिक साइज साइमल्टेनियसली डिक्रीजेस, कम हो जाता है, फॉर विच एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो जाती है। लैगर है? लैग आ गया, ब्लैक स्क्रीन आ गई, क्या बात है। 5000 एक भी बार अभी भी लैग आ रहा है? कहाँ लैग आ रहा है? अच्छा ओके, लैग आ गया, लैग, ब्लैक स्क्रीन हो गई, ब्लैक स्क्रीन, हाँ लैग आ रहा है मतलब। ठीक चल रहा है? सबके में आ गया था क्या? हाँ एक बार चेक कर लो। अभी ओके बेटा? इज इट ओके नाउ? इज इट ओके नाउ? ओके नाउ? अभी सही है? इफ यस तो बता दो मुझे चैट बॉक्स में। रुको जरा, मैं इसमें चेक कर लेता हूं। मेरे में चैट्स नहीं आ रही, इससे देख लो। हो गया सही? ठीक है। इज इट ओके नाउ? इज इट ओके नाउ? जल्दी से बता दो, अभी आवाज आ रही है? ओके बेटा, ये समझ में आ गया अच्छे से? जल्दी से बता दो इन द चैट बॉक्स, क्या ये चीज क्लियर हो गई सभी के? यस और नो? लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? सडन डिक्रीज होता है एक एटॉमिक साइज में,
उसे आप बोलते हो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, ठीक है। तो जैसे एटॉमिक साइज जनरली तो इंक्रीज करनी चाहिए, बट हमने देखा जिरकोनियम और हॉफनियम में डिक्रीज करती हुई दिखती है, डिक्रीज, इक्वल भी नहीं, डिक्रीज, डिक्रीज, ठीक है, और यहाँ नियरली इक्वल हो जाती है, जैसे आप बोलते हो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ ना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 12th में पढ़ोगे तो याद करना। एक टापुर मैम नाम की इंसान, याद क्यों करोगे, तुम तो मेरे ही साथ हो गए, तो थोड़ा याद रखना कि मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझाई थी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई, नोट कर रहे हो तो कर लो जल्दी से, कर लो जल्दी से, अगर नोट करना है तो 1 मिनट का टाइम दे देती हूँ हर एक स्लाइड में। वैसे पूरा पूरा देख लो, अगर कॉपी करना हो तो कर लेना। कर लो, नोट कर लो। और मैं आपको एक बात और बता दूं, चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, हम चाहें तो हम इसको मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, हम 3 दिन में भी इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं, बहुत से टीचर्स करते भी हैं, फायदा नहीं होता। लेकिन फिर 3 दिन क्या, ऐसे सच बताऊं तो फिर 1 शॉट बना के भी देख लेते हो आप। 1 शॉट, पता है 1 शॉट हम भी बनाते हैं, एक पता नहीं क्यों ये एक मिथ बना दिया गया, बहुत जगह पे ये मिथ मैंने देख लिया, बहुत जगह पे, कि अरे 1 शॉट कर रहे हैं, बच्चों को आलसी बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, 1 शॉट, हम खुद अपने 1 शॉट्स में बात बोलते हैं, इट इज फॉर द रिविजन पर्पस। जब आप हमारी क्लास में आते हो तो जो आपके इन द टॉपिक होता है उससे ज्यादा हम आपको कराते हैं। मतलब अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देखो ना, तो उससे ज्यादा डिटेल में आपको करा दिया जाता है। तो मतलब ये जो एक मिथ है कि 1 शॉट से हम पढ़ा रहे हैं, 1 शॉट से नहीं पढ़ा रहे, हमारी चीज को बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाके, थोड़ा नहीं। तो अभी यही वाला टॉपिक है ना, मैं खुद बोल रही हूँ आपको, 5 मिनट कितना टाइम लगता मुझे समझाने में, 5 मिनट 10 मिनट कितना टाइम लग गया मुझे समझाने में, 1 घंटा लग गया। क्यों? रीजन समझते हो? क्योंकि ये चीज आपको आगे काम आने वाली है, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको डेप्थ में मैम जाके पढ़ाएंगी। आई कैन अंडरस्टैंड। अगर आप सोचो मैम बोरिंग हो गया सेशन, या आप ये सोच लो कि मैम मत पढ़ाओ, मैम ये तो इतना आता भी नहीं है, तो मैम ने आपको पहले ही बता दिया बेटा 12th क्लास में भी पूछा जाएगा, कंपटीशन में बैठोगे डायरेक्ट, इनऑर्गेनिक का एक्सेप्शंस क्वेश्चंस यहां से बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, समझ रहे हो आप। तो डेप्थ में जब तक आप मेरी क्लास में हो, यही सोच के आया करो कि आपको डेप्थ में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से उड़ाने वाले काम यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर द क्लैरिटी कि हम ऐसे ऊपर से नहीं पढ़ने वाले हैं किसी भी टॉपिक को। तो अगर आपको सेशन जैसा भी लग रहा हो, मैंने पहले ही बोला है, जैसा भी लग रहा हो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। सो यस, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजों को एक्स्ट्रा मैं समझा रही हूँ, आपके बेनिफिट के लिए ही ये है। शायद आप अभी नहीं समझोगे, पर आगे चल के जरूर समझ जाओगे इस बात को, ठीक है। चलो इसको नोट कर लेना, आई गेस आपने ये वाली स्लाइड कर ली होगी, ठीक है। ये भी कर लूं, ये भी नोट कर लो, ठीक है। फॉर्मूला शीट आपको मिल गई होगी बेटा, अब तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की सेंड करवा दी है मैंने, अभी भी नहीं मिली क्या? इस सेशन के बाद देखना मिल जाएगी, मतलब अभी तक अपलोड हो चुकी होगी, तो चेक कर लेना। जस्ट आपके सेशन में आने के 5 मिनट पहले करवाया है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना, अभी तक मिल गई। उसमें 10-15 फॉर्मूलाज है जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यस, परफेक्टली क्लियर। केमिस्ट्रीइंग हो रही है अपनी क्लास में या नहीं हो रही है? नहीं मिली है तो बेटा मिल जाएगी इस सेशन के बाद, ठीक है। एक बार चेक कर लेना इसके बाद, क्योंकि हो सकता है अभी तक नहीं हुई, क्योंकि आपकी क्लास में आने के 5 मिनट पहले ही मैंने करवाया था। कर रहे हो? कर लो। केमिस्ट्रीइंग हो रही है अपनी क्लास में, यस और नो? चलो भाई, क्या बात है, वेरी गुड। तो हमने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ लिया, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लिया, एंड इन सबको पढ़ने के बाद हमने काफी सारी चीजें जान ली, एक्सेप्शंस जान लिए, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, है ना। डी ब्लॉक में भयानक एक्सेप्शन आपको देखने को मिले, लेफ्ट टू राइट जाते हुए भी और टॉप टू बॉटम आते हुए भी, है ना। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछे, चाहे इनडायरेक्टली घुमा के पूछे, आई गेस आप तब भी ये चीज कर लोगे, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? मैंने एक दिन एक फोटो डाली, तो मुझे उसमें एक कमेंट आया कि मैम आप फोटोज डाल रहे हो, आप पढ़ाते कब हो? तो मेरे को ऐसा लगा कि तो मैंने सोचा ये बात बोल दूं कि जब मैं पढ़ाती हूँ ना बेटा, तब तुम होते नहीं हो, क्योंकि अगर तुम पढ़ाते टाइम मेरे आ गए ना, तो तुम मुझे फोटो के बेसिस पे उस दिन से जज करना छोड़ दोगे, उस दिन से तुम मुझे पढ़ाने के बेसिस पे ही जज करोगे, जैसे हमारे स्टूडेंट्स करते हैं। आई नो दैट, है ना। बट ठीक है, अब हर एक को अपना हर टैलेंट हम नहीं दिखा सकते। तो यस, अभी फिलहाल हम आते हैं थोड़ा डेप्थ में, चलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के। अब एटॉमिक रेडियस आई गेस आप पूरा समझ गए, पूरा कंसेप्ट A to Z, उससे डिटेल में कुछ नहीं रह गया, हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे अगर हर चीज समझ गए होगे अभी तक तो, ठीक है। एटॉमिक रेडियस खत्म किया। अब नेक्स्ट, ये सब आप क्या पढ़ रहे हो बेटा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो,
टोटल 6 होती है, मैंने आपको बताया था ना, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक नॉन मेटालिक एज सच कोई पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना होता आपको, बट एटलीस्ट ये 4 प्रॉपर्टीज बड़े अच्छे से पढ़नी होती है, बहुत डिटेल में जाके, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी हमने कर ली जो कि थी एटॉमिक रेडियस, या जैसे आप एटॉमिक साइज के नाम से जानते हो, ठीक है, अनक्वाड्रेटियम टू यू टू गाइस। सेकंड अपनी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। नाउ व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? पहले आप पूरा पीछे जो लिखा है वो भूल जाओ और मेरे आंखों में देखो, आंखों में तेरी अजब सी अजब, नहीं वैसे नहीं, ऐसे देखो कि मैम आपको समझाने वाली है कोई टॉपिक, तो पीछे जो लिखा है उसको भूल जाओ, स्लाइड को देखना, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। What is ionization energy? It is the amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. यही होता है ionization energy। क्या बोल गई मैम? कौन सी लैंग्वेज थी ये? नहीं, इंग्लिश ही थी ये, इंग्लिश ही थी ये, तुमको समझ में भले ही ना आई हो। चलो सुनना, ध्यान सुनना। ये एक एटम है, अभी हम एटम को सर्कुलर मान के चल रहे हैं, ऑफ कोर्स सी बात है, हम इजी तरीके से ही समझेंगे चीजों को, है ना, डिफिकल्ट तो करेंगे नहीं जानबूझ के, है ना। तो अभी हम ऐसे मान लेना, कैसे भी मान लो, बाकी दिखाना तो एटम और उसके इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है। चलो, तो ये एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है इसका, ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है, यस मैम। अब अंदर कितनी भी शेल्स हो सकती है, उस पर नहीं जा रहे अभी हम, है ना। मान लो एक और शेल बैठी हुई है, चलो यहाँ पे लगा ही लो, ठीक है। चलो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, ठीक है, यस मैम। अब समझो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, फिर मैं उसी के साथ साथ समझाती रहूंगी। सो पहले बेसिक डेफिनेशन समझिए जो आपको आनी चाहिए। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron, to remove an electron, कहां से रिमूव करते हो? फ्रॉम दी outermost shell, outermost shell, नोट कर रहे हो ना, साथ साथ मेरे साथ साथ लिख लो, फिर मत बोलना मैम लिखने का टाइम दीजिए। outermost shell of an isolated gaseous एटम, यही होता है, यही होता है। सुना क्या होता है ये, एक बेटा अमाउंट, अब सुना, अब ये तो लिख ही दिया, देखो, है ना, रटवाने वाला कोई काम नहीं होता मैम की क्लास में। मानते हैं केमिस्ट्री को, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि रट लो, बट मैम कहती है रटो, इसमें तो मैम मना नहीं करती है, मैम मना नहीं करती है, ऐसा नहीं है मैम मना कर रही है मत रटो, लेकिन मैम कह रही है समझो, पहले बहुत अच्छे से समझ लो फिर रटना। बेटा ये इलेक्ट्रॉन बैठा है, यस मैम, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे कुछ इसे एनर्जी देनी पड़ेगी। अब बस यही आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। क्या स्ट्रक्चर है? कि हम कुछ एनर्जी देंगे, है ना, और उससे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, है ना। क्या बोला मैम ने? मैम ने बोला हम कुछ एनर्जी होगी जिसको रिक्वायर्ड होगी, बस यही कीवर्ड याद रखना, एनर्जी कुछ रिक्वायर्ड होगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन को बेटा रिमूव कर पाए, उसे आप बोलते हो आयनाइजेशन एनर्जी। इसी एनर्जी का नाम आप दे दोगे आयनाइजेशन एनर्जी। अब सुनना, इट इज दी अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकता है मैंने इस एटम को हीट कर दियो, है ना, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दियो, है ना, कोई भी एनर्जी प्रोवाइड कर दियो, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कितनी एनर्जी हो सकता है? 10 जूल की एनर्जी लगे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, हो सकता है 15 जूल, 20 जूल, 50 जूल, 500 जूल, है ना, 5 किलो जूल, कितनी भी एनर्जी लग सकती है। तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरी होगी इस एटम को ताकि वो उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए, उसे ही आप बोलते हो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। मैम रिपीट कर दो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, उसे आप बोलते हो आयनाइजेशन एनर्जी। अब मैम आगे एक लाइन आपने लिखी है, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मैम इसका भी मतलब समझा दो। अब बेटा अगर आप किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो आप उसको उसके बॉन्डेड स्टेट में नहीं निकालोगे। आइसोलेट मतलब कितनी, कोरोना है यार, कोरोना वायरस फैला था तो आइसोलेट करते थे खुद को, अकेले में। अगर आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आप उसको उसके बॉन्डेड स्टेट में नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते मैम? तब तो इलेक्ट्रॉन का खुद से कोई बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है,
तो वो खुद भी बॉन्ड बना चुके होंगे, या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो कुछ भी, तो उस टाइम पे ये कहानी नहीं कर सकते। अकेला इलेक्ट्रॉन, अकेला एटम प्रेजेंट होना चाहिए, अनबॉन्डेड स्टेट में होना चाहिए, अनबॉन्डेड स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए, अनबॉन्डेड स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड समझ गए मैम? मैम गैशियस क्यों लिखा? क्योंकि ये जो अनबॉन्डेड स्टेट में जब जाता है तो वो अपने गैशियस स्टेट में होता है। एटम कभी भी अकेला नहीं पाया जाता, अकेला पाया जा रहा है मतलब उसका गैशियस स्टेट है, तो इसलिए उसमें गैशियस लिखा होता है। तो हर एक वर्ड का मीनिंग समझे, वापस से समझो लास्ट टाइम। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि एक मिनट साइड हो जाओ, साइड हो जाती हूँ, हाँ, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी आउटर मोस्ट शेल, फ्रॉम दी, बाहर की शेल ऑफ कोर्स। अब अंदर वाली शेल से तो तुम इलेक्ट्रॉन नहीं निकालोगे, हाँ, अंदर वाली शेल से तो तुम इलेक्ट्रॉन नहीं निकालोगे, बाहर की शेल से निकालोगे ना मैम। इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, रियली? थ्रेशोल्ड एनर्जी तो बेटा वो मिनिमम एनर्जी होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर है। यहाँ पे मिनिमम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बोल रहे हो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी जरूरी हो ताकि इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दें। दो अलग बातें हो गई, समझे? समझे कि नहीं? अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन कब निकलता है? जब वो आइसोलेटेड स्टेट में होता है, अकेला होता है, और अकेला वो गैशियस स्टेट में पाया जाता है। तो लास्ट टाइम मैं डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। क्लियर है? तो बेटा चैट बॉक्स में क्लियर लिख दो जल्दी से। बेसिक मतलब समझ में आ गया यारी? फिर हम इसके एक्सेप्शन और उन सब में तो जाएंगे ही जाएंगे। समझ गया? हमारे सारे बच्चे ये बात समझ गया? यस और नो? क्या तुम सभी इस टॉपिक को समझ गया? यस और नो? क्लियर या नहीं? क्लियर या नहीं? बेटा चैट बॉक्स में जो एक दूसरे से तुम लोग जो बहुत प्यारे प्यारे शब्द यूज कर रहे हो ना एक दूसरे के लिए, बंद कर दो, वरना मैं अभी के अभी ब्लॉक करा दूंगी। फिर फालतू बैच तुम्हारा चला जाएगा, बैच का पैसा है ना, तो बंद कर दो फालतू बातें, वरना माउस मेरे हाथ में ही है ना, समझ रहे हो? अभी के अभी ब्लॉक मेरे हाथ से ही हो जाओगे, तो थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दे लो। क्लियर? परफेक्टली, बहुत अच्छे से केमिस्ट्री अपनी क्लास में, वेरी गुड। चलो अब आते हैं यहाँ पे। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम और मॉलिक्यूल, है ना? समझ गए हम ये बात? यस मैम। चलो नाउ अब बेटा ध्यान सुनना। देयर इज एन आयनाइजेशन एनर्जी फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। मतलब समझो, मतलब हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना था, तो मैंने इसे कुछ आयनाइजेशन एनर्जी दी। फिर मान लो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालना है, तो मैं इसे भी कुछ एनर्जी दूंगी। फिर मान लो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालना है, तो मैं इसे भी एनर्जी दूंगी। तो जितनी बार इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतनी बार अलग अलग आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है? मान लो आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो आप कुछ मान लो आयनाइजेशन एनर्जी 1 दे रहे हो, है ना? इट कुड बी एनी एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो सकती है। फिर आप जब बेटा सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, रिमूव करोगे, तो आप आयनाइजेशन एनर्जी फिर से दोगे 2, है ना? फिर थर्ड को निकालोगे तो और आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ जाएगी। मुझे आप एक बात बताइए बेटा, आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों सेम होंगी? क्या होंगी? ऑप्शन ए ये सेम हो सकती है मैम, ऑप्शन बी मैम ये 1 वाली ग्रेटर होगी 2 से, ऑप्शन सी मैम 2 वाली ग्रेटर होगी 1 से। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? आप आयनाइजेशन एनर्जी समझ गए। अब मैम पढ़ा रही हूँ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, उसका कुछ आयनाइजेशन एनर्जी था, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसको कुछ आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, फिर तीसरे के लिए देंगे। तो आपको क्या लगता है बेटा, क्या ये जो 1 2 3 आप कर रहे हो वो बराबर वैल्यू आ रही होगी, या जब फर्स्ट वाले को जो एनर्जी दी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड से, या जो सेकंड को एनर्जी दी है वो ज्यादा होगी थर्ड से? क्या लगता है आपको? ए बी सी डी, बहुत सारे बच्चों ने बी लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने सी भी लिखा है, कुछ बच्चों ने ए भी लिखा है। चलो ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना बेटा, बहुत ध्यान सुनना चीजों को। पहले एक इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल दिया। कल मैं आपको एक कंसेप्ट समझा के गई थी आयनिक रेडियस में। कौन सा कंसेप्ट समझाया था? एनायन की रेडियस सबसे ज्यादा होती है, फिर न्यूट्रल एटम, फिर कैटायन। समझाया था? यस मैम। उसका क्या लेना देना है मैम? यहाँ से समझाती हूँ। तुमने पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अब एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो न्यूक्लियस बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा या नहीं? उसका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, मम्मी पापा का एक बच्चा बाहर पढ़ने चला गया तो दूसरे बच्चे पे ज्यादा चिल्लाएंगे, दूसरे बच्चे पे ही अब सारा गुस्सा होगा। अब जो दूसरा बच्चा है पूरी चीजें उसी को झेलनी पड़ेगी, उनका पूरा गुस्सा उस बच्चे को ही झेलना पड़ेगा। ऐसा होता है नहीं? तो अब उस बच्चे को भी बाहर निकालना है, उसे भी भेजना है हॉस्टल, तो ज्यादा एनर्जी दोगे आप।
एक इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर निकल गया, अब न्यूक्लियस जो पकड़ के रखा है, दो को पकड़ के रखा। पहले तो बच्चा आराम से घूमने फिरने जाता था जब उसका भाई था, अब भाई चला गया है, भाई चला गया, अब क्या होगा? अब तो वही होगा ना कि यार मम्मी जाने दो, मम्मी कहेंगे चुपचाप बैठो घर पे, क्योंकि पूरा उनका दिमाग उसी बच्चे पे लगा हुआ है। हर टाइम पता है कब जा रहा है, कब आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जब दूसरा भी था तो चीजें चल रही थी, यही था, ये सुनो। तो बेटा जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो न्यूक्लियस ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ाया, है ना? तो अब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि इसका ऑप्शन सी वाला करेक्ट था। ये गलत है, ये गलत है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने को आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन हट चुका है, अब न्यूक्लियस का पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे लगा हुआ था। अब दूसरा निकाल दिया, अब तीसरा निकालना है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा मैम? मुश्किल हो जाएगा बेटा क्योंकि यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन में और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ही पे लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो और ज्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मैम ने क्या बोला? मैम ने बोला कि हमेशा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में अगर आप बात करोगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में कम आयनाइजेशन एनर्जी है, कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, सेकेंड में और ज्यादा, थर्ड में और ज्यादा, फोर्थ में और ज्यादा, और ऐसे कर करके ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, तब तक मैं आपको दूसरा टॉपिक मतलब उस वाली स्लाइड को समझाऊंगी। अब एक बात बताइएगा, आयनाइजेशन एनर्जी कैसा प्रोसेस होगा? ऑप्शन ए एंडोथर्मिक, या फिर ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक। क्या लगता है आपको? आयनाइजेशन एनर्जी कैसा टॉपिक है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? बताना जरूर, ठीक है? चलो, सो देयर इज एन आयनाइजेशन एनर्जी फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। हर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अलग अलग आयनाइजेशन एनर्जी हमको देनी पड़ती है। यस मैम। द एक ही कलर से लाइन ड्रॉ करूंगी भाई, इसमें हर एक पॉइंट में अलग अलग आयनाइजेशन एनर्जी, हर एक सक्सेसिव रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी एसोसिएटेड विद द रिमूवल ऑफ फर्स्ट, जो सबसे लूजली हेल्ड है, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना क्योंकि उस टाइम पे नॉर्मल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको निकालना है, वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोगों ने बी लिखा है, बाकी ऑलमोस्ट सारे लोगों ने ए लिखा है, एंड द राइट ऑप्शन इज ए। अभी क्यों ए है मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है? चलो यहाँ पे आ जाओ। फिलहाल आयनाइजेशन इन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी, जो कि कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एक गैसियस स्टेट में। अब आप सोच रहे हो कि बार बार थ्रेशोल्ड एनर्जी जो सोच रहे हो ना बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कंसेप्ट ही अलग है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो किस टाइम पे आती है? वो तो आपकी तब यूज होती है, वो आप उस कंसेप्ट में यूज करोगे जब आप पढ़ रहे होते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह। इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर निकल रहा है तो आपको उसको कितनी एनर्जी देनी है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए उस टाइम पे। तो उस टाइम पे बहुत सारे एटम बैठे हुए हैं, ये एटम के गैसियस और आइसोलेटेड स्टेट में आप बात करो तो ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है। गैसियस स्टेट और आयन हैज टू एब्जॉर्ब कम आउट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की वजह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के उसको बाहर निकलना पड़ता है। इट इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू एज आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी की जगह एग्जैक्टली इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी यूज करोगे इसके लिए नाम, ठीक है? यस मैम। एंड इज यूजुअली एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब क्वेश्चन आता है मैम आपने समझाया नहीं था एंडोथर्मिक क्यों होता है, बिल्कुल चलो समझ लो। ये बेटा एंडोथर्मिक इसलिए कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, और एक्सो मतलब हीट रिलीज होना, है ना? एंडो का मतलब होता है हीट का एब्जॉर्ब होना, हीट का एब्जॉर्ब होना। तो आप देखो इसमें आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हो, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सो नहीं हो सकता, हीट रिलीज नहीं होती, हीट आप दे रहे हो, आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। आप ये भी देख सकते हो केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, उसको भी मेजर कर सकते हो इसकी हेल्प से। इट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ, इसकी यूनिट बेटा याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट या फिर किलो जूल पर मोल। जब भी आप आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हो, है ना, तो एनर्जी जूल्स के टर्म्स में निकलती है। आयनाइजेशन एनर्जी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम निकाल रहे हो, तो हर एक एटम के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। किलो जूल के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो किलो जूल पर मोल हो जाएगी। ठीक है, कोई कह रहा है एनी तारक मेहता का उल्टा चश्मा फैन। हाँ यस, उसके बिना खाना कैसे खाया जाएगा? उसके फैन नहीं होगे तो खाना कैसे खाते हो? हम नहीं देखते सीरीज वीरीज, हमारे यहाँ नहीं चलती सीरीज वीरीज, हमने नहीं देखी कोई सीरीज, हमारे यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही चलता है। समझ रहे हो? हाँ जी भाई, क्लियर? यस और नो? जल्दी से बता दो, पता है ना? आ गया ना समझ में? आ गया ना समझ में?
आ गया तो आपको पता है क्या लिखना है, और इसका रिलेशन भी बेटा लिखा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 96 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो है वो 96 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। ठीक है, चलो भाई, अगर आ गया तो आपको पता है आपको क्या लिखना है चैट बॉक्स में, जल्दी से लिख दो। क्या आपको ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आ गए? हम आगे बढ़ जाए, एक्सेप्शन वगैरह में आ जाए। आयनाइजेशन एनर्जी समझ गए। अमाउंट ऑफ एनर्जी, बार बार रिपीट कर रही हूँ, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, जो एनर्जी दोगे ताकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाओ आइसोलेटेड गैसियस एटम में, तो उसे आप बोलते हो आयनाइजेशन एनर्जी। वेरी गुड। चलो भाई, अब आपको पता चल गया फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग आयनाइजेशन एनर्जी होती है। यस मैम, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। द एनर्जी नीडेड फॉर द रिमूवल ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द यूनिपॉजिटिव आयन इज कॉल्ड द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब सेकंड नंबर पे जब आयनाइजेशन एनर्जी निकालोगे तो मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे होगे। अच्छा, एक वर्ड यूज किया यूनिपॉजिटिव, ये क्यों आया? एक बात बताओ, एक एक्स एलिमेंट था, बात बात पे हमें एक्स को लाना पड़ता है बीच में क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा याद आ जाती है एक्स की। तुम्हें मेरा, हमारे यहाँ नहीं होता एक्स वैक्स है। अच्छा, तुम तो बच्चे हो भी इधर आ जाओ। एक्स है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया तो ये क्या बन गया? एक्स पॉजिटिव बन गया। हमने इसको कैसे बाहर निकाला होगा? क्योंकि हमने इसको कुछ आयनाइजेशन एनर्जी दी होगी, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी दोगे, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एक्स पॉजिटिव। अब आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है मान लो, तो आप इस एक्स पॉजिटिव को ही तो पकड़ोगे। इस एक्स पॉजिटिव से +1 लिख दो, एक इलेक्ट्रॉन गया था, इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब जाके बनेगा x+2। तो इसको जो एनर्जी दोगे वो IE2 हो जाएगी। समझे बात को कि नहीं समझे? तो ये एक यूनि पॉजिटिव जिसके ऊपर एक प्लस चार्ज ऑलरेडी आ चुका है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेकंड एनर्जी देते हो आप, उसमें से आप एनर्जी निकालने के लिए सेकंड एनर्जी देते हो, तो इसीलिए आप बोलते हो कि यूनि पॉजिटिव आयन से निकलता है, इस बार न्यूट्रल एटम से नहीं। न्यूट्रल एटम से फर्स्ट टाइम निकलता है, सेकंड से यूनि पॉजिटिव हो जाता है, थर्ड से डबल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो बस यही यहाँ पे लिखा है। आपने M मेटल लिया, कुछ एनर्जी दी, है ना, तो M+ में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, पहली आयनाइजेशन एनर्जी नाम दे दिया हमने इसका। सेकेंड M+ उसी को उठा लिया, उसी M+ को उठा लिया, थोड़ी और एनर्जी दी हीट के फॉर्म में या किसी के भी फॉर्म में दे सकते हो, तो ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। यस मैम। अब naturally removing of the second electron from an already positive ion will be difficult। पता है हमको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी डिफिकल्ट होती है, मैम समझाई चुकी है, हम तो बस रीड करना बचा था, है ना। हमें तो ये बात पता थी कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, हेंस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी लार्जर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। IE2 इज ग्रेटर देन IE1, ये तो हमने पढ़ ही लिया। सेकेंड की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो फर्स्ट के आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। IE2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE1, है ना। तो पहले थर्ड आ गया, फिर सेकंड आ गया, फिर फर्स्ट आ गया, इस तरीके से आ सकता है, बिकॉज ऑफ द इनहैंस्ड स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। अभी हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड पे हम आ जाएंगे। ठीक है, ऑर्बिटल्स, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सच सिस्टम विल हैव रिलेटिवली हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन द अदर एटम्स और आयंस। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एक नंबर में पूछा जा सकता है और लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछा जा सकता है। याद कर लेना बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पता है क्या होता है? एटॉमिक रेडियस से जस्ट उल्टा। अभी याद कर लो, अभी याद कर लो। मैं एक काम करती हूँ, जनरल ट्रेंड बना ही देती हूँ, जनरल ट्रेंड जो आपको कभी भूलना नहीं है, नोट करना मेरे साथ साथ। टॉप टू बॉटम, पहले आप बनाओ टॉप टू बॉटम, ठीक है, फिर आप बनाओ लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, एक टॉप टू बॉटम बना लो, एक लेफ्ट टू राइट बना लो। टॉप टू बॉटम में देखो क्या होता है, पहले आपको अलग अलग टर्म्स लिखते हैं, जैसे कि एटॉमिक रेडियस, जैसे आप एटॉमिक साइज बोलते हो, थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिख देती हूँ, चलो। एटॉमिक रेडियस, सेकंड पे आता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड पे आता है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फोर्थ में आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, फिर आता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और फिर आता है मेटालिक कैरेक्टर। कहीं पे नोट कर लेना ताकि हर बार मुझे बताना ना पड़े, ना पढ़े, क्या बोल देती हूँ कभी, कैरेक्टर।
समझ गए? समझ तो गई होगे, पढ़ाई के अलावा तो तुम सब कुछ जल्दी समझते हो। अब बेटा टॉप टू बॉटम आने पे सिंपल सा ट्रेंड याद रखिए, इसको छोड़ देना, इन चारों को ले लेना और इसको छोड़ देना, इसमें भी इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, इन दोनों को सेम कर देना। टॉप टू बॉटम आने पे ये सब के सब जो बीच में ये डिक्रीज करते हैं। इसको ऐसे ही लिखना, ऐसे ही याद होता ही है। टॉप टू बॉटम आने पे ये सब के सब डिक्रीज करते हैं, ठीक है। टॉप टू बॉटम आने पे ये सब डिक्रीज करते हैं, बचे हुए दो इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इंक्रीज। ऊपर से नीचे आने की बात हो रही है अभी, ऊपर से नीचे आने की, ठीक है, ऊपर से नीचे आने की बात हो रही है। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। जब आप नीचे आते हो तो एटम का साइज इंक्रीज करता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, लेकिन बची हुई जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सब डिक्रीज करती हैं, सब डिक्रीज करती है। इसमें जस्ट ऑपोजिट कर देना, ये डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, ये डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, ये डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, बाकी सब के सब इंक्रीज करते हैं। इसको ऐसे मत लिखो वरना फिर तुम याद नहीं कर पाओगे। बाकी ये सब जो है ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, डिक्रीज DECREASE ऐसे लिखा है बीच के एलिमेंट्स में, ठीक है। तो ये पहले तो यही याद कर लेना, ये तो पहले जनरल ट्रेंड याद कर लेना। जनरल ट्रेंड क्या कहता है? एटॉमिक रेडियस और मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आते टाइम इंक्रीज करते हैं और बाकी सब के सब डिक्रीज करते हैं। उसी का जस्ट ऑपोजिट करोगे तो वो हो जाता है अपना लेफ्ट टू राइट का, ठीक है। ये जनरल ट्रेंड है बेटा, ये तो मेरे ख्याल से आपने याद कर ही दिया होगा, ये तो मेरे ख्याल से आपने याद कर लिया होगा। ये क्या है? व्हाट इज दिस मैम? अरे एक बात बताओ, अभी आपको क्या पढ़ाया था मैंने एटॉमिक रेडियस में? टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, फिर उसके बाद लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। जनरली तो यही होता है, फिर एक्सेप्शंस आते थे। सिमिलरली अभी आप आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ोगे कि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, मैं मीनिंग समझा दूंगी हर चीज का, और लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। और उसके बाद आप ये अलग अलग प्रॉपर्टीज बाद में भी पढ़ने वाले हो, तो मैंने एक साथ सबको समराइज करके अभी लिखवा दिया है। बाकी आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सब बाद में पढ़ने वाले हो, पढ़ोगे आप, पर आज आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ने वाले हो और एटॉमिक रेडियस पहले से ही पढ़ चुके हो। तो उसके बाद दो प्रॉपर्टीज आपको मेन और पढ़नी है और दो आप पढ़ चुके हो। तो ये जनरल ट्रेंड है कि टॉप टू बॉटम में कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है और कौन सी डिक्रीज करती है, ये वो लिखा हुआ है, ठीक है। चलो खैर अब यहाँ पे आ जाओ। फिलहाल ये चीज याद रखना, हाईएस्ट सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई पूछा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, तो देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती थी? अभी पीछे लिखा था इंक्रीज करती है, और ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज करती है। तो सबसे ऊपर हीलियम आया कॉर्नर में, और हीलियम के नीचे आओगे तो डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है। तो ये आपको एक पॉइंट याद करना है। और सबसे नीचे आओ राइट, सॉरी इधर देखोगे तो क्या लेफ्ट साइड पड़ेगा, लेफ्ट साइड में सबसे नीचे जो होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो सीशियम की होती है। नोट कर लेना एक पॉइंट, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है, लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी सीशियम की होती है, ठीक है। चलो खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप इस पे आओ, पहले इस पे आओ। पहले एक बेसिक सी बात बेटा जान लो, पहले एक बेसिक सी बात जान लो। अब आप पढ़ोगे ट्रेंड, जनरल ट्रेंड, है ना। अभी आप आयनाइजेशन एनर्जी को अलग से पढ़ोगे। आयनाइजेशन एनर्जी जैसे एटॉमिक रेडियस में पढ़ा था ना, एक बार में जो सारा है, देखो पूरा जो जनरल ट्रेंड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पूरा जनरल ट्रेंड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एटॉमिक रेडियस आप अलग से पढ़ चुके हो, अब आप आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ने जा रहे हो। कल नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले जनरल ट्रेंड की बात करो। जनरली क्या होता है बेटा, टॉप टू बॉटम जब आप आते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। अब आप पूछोगे मैम क्यों, है ना, मतलब ही हूं मैम मैं तो, मुझे तो मैम मतलब बताओ, मैं तो मतलब ही बच्चा हूं, मुझे बताओ ऐसा क्यों होता है, मुझे बताओ मैम ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ। चलो एक एलिमेंट कोई भी एक ग्रुप उठा लो, ठीक है, हाइड्रोजन है ना, है ली ना का, ये ऐसी तो बनेगा ना बेटा, ये ऐसी तो बनेगा, है ना। है ना, यस मैम। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बैठा होता है,
अब बहुत ध्यान सुनना यार तुमको हर चीज इतने डिटेल में समझाएंगी मैम, इतना डिटेल में समझा देगी, इतना डिटेल में समझा देंगी, कुछ नहीं भूलोगे तुम एग्जाम में, कुछ नहीं भूलोगे। भूल गए मैम तो तुम बेवकूफ हो, फिर तुम पढ़ ही नहीं रहे हो क्लास में, फिर क्या कर सकते हैं। हाँ टापुर मैम एनिमे देखती हूँ बेटा, टापुर मैम जो आपकी है ना गिनी चुनी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कुछ बॉलीवुड मूवीज हो गई बस। मुझसे कोई सीरीज पूछ लो, कोई ये आजकल जो एनिमे आ रहा है जो, और ये क्या होता है वो हार्ट, जिस कौन सा कलर का हार्ट होता है जो बड़ा फेमस है वो बीटीएस होता है जो, ये सब के बारे में मत पूछा करो। यही सब तो है जो बस कभी नहीं पता चलता है क्या होता है, यही वो चीज़ें हैं जो नहीं पता चलती क्या होता है। तो यस खैर, बॉलीवुड की मूवी कोई भी पूछ लो अच्छी जो है ना, अभी जो ऐसे खराब आने लगी तो नहीं पता, बॉलीवुड की कोई भी मूवी पूछ लो वो सब पता होता है, वो सब पता होता है। ठीक है चलो अभी यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब बताओ जल्दी से। एनर्जी नहीं बची यार, एनर्जी ही नहीं बची। हाँ एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी पढ़ा के इतनी एनर्जीज पढ़ा ली है कि एनर्जी ही खत्म हो गई। पर्पल हार्ट होता है, अच्छा ओके। हाँ यार देखो ये तो देख मैं इतना भी कुछ खास नहीं, वो तो देखते हैं। ये शिनचान डोरेमोन से कंपेयर मत करना एनिमे को, वो नहीं हो सकता। हाँ चलो भाई चलो यहाँ पे आ जाओ, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, इधर पे आ जाओ। अब मेरी बात बताना, तुम खुद से बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, देखना तुम ही बता लोगे। मुझे ये इलेक्ट्रॉन एक बार बाहर निकालना है, फिर मुझे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, फिर मुझे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, और फिर मुझे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तुम्हें क्या लगता है सब? चलो अच्छा वैसे तो आंसर पता ही है, तो मैं समझा ही देती हूँ डायरेक्ट क्या रीजन है। अब ऑब्वियसली बात है डिक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? मतलब मैम वो एनर्जी होती है जो आप दोगे और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे। ये मैम वो एनर्जी होती है, यहां से आप एनर्जी दे रहे होगे, तुमने वो सुना है आलू डालो सोना निकलेगा, खत्म टाटा बाय बाय। तो वही है यहाँ पे, एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो। हम एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। अब बेटा मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी? सोचो ध्यान से, सोचो जरा सोचो इसका आंसर क्या होगा। ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पास है न्यूक्लियस के, यानी कि बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसके और इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इस एटम में, हाइड्रोजन में। यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ गई, यहाँ पे डिस्टेंस और बढ़ गई, यहाँ पे डिस्टेंस और बढ़ गई, मतलब समझे? ये इलेक्ट्रॉन काफी दूर है सेंटर से, तो आप इसे इजीली बाहर निकाल सकते हो, थोड़ी सी एनर्जी देके बाहर निकाल सकते हो। तो उसमें आप सबसे मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी कि इसकी मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, है ना। और यहां पे सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि यहां पे सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। बताओ आया कि नहीं? एटम का साइज कोई पूछे क्यों होता है? वाई दिस कोलावेरी डी, why ionization energy decreases from top to bottom, या जिसे आप बोलते हो डाउन अ ग्रुप, तो आप क्या बोलोगे? because atomic size increases due to which force of attraction between the nucleus and आउटर मोस्ट, या इसको आउटर मोस्ट ना लिखते हो, वैलेंस लिख दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, है ना, लीडिंग टू द डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एनर्जी। आया कि नहीं आया बताओ? क्या है यार, ये कितना छोटा सा टॉपिक है, क्लियर हुआ कि नहीं हो बताओ? कोई बोलेगा लेफ्ट टू राइट जब तुम जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी टॉप टू बॉटम जब तुम आते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। तुम बोलोगे, कोई पूछेगा क्यों कम हो जाती है, तो आप क्या बताओगे? यार क्योंकि एटम का साइज बढ़ गया, तो जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो दूर हो गया सेंटर से, और दूर हो गया तो क्या होगा? उसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे, बाहर निकल के आ जाएगा। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी उसके और न्यूक्लियस के बीच में, थोड़ी सी एनर्जी देके कूद के बाहर आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट समझिए बेटा, नेक्स्ट समझिए, जनरल ट्रेंड का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? छुट्टी नहीं होगी अभी, रुक जाओ,
रुको जरा, सबर करो, 10 मिनट तो एक्स्ट्रा पढ़ के ही जाओगे यार। जनरल ट्रेंड क्या होता है बेटा? लेफ्ट टू राइट वाला, टॉप टू बॉटम तो समझ लिया। लेफ्ट टू राइट में क्या होता है? याद तो तुमने कर ही लिया होगा कि लेफ्ट टू राइट आने पे आयनाइजेशन एनर्जी मैम इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। पर क्यों करती है? हम तो मतलब ही बच्चे हैं, हम तो जान के ही रहेंगे। तो सुनना, अब सुनना, अब कहानी तो तुम समझ ही गए। वही सेम रीजन है एटॉमिक साइज का बेटा। देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। तो एटम का साइज क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। लेफ्ट टू राइट जाते टाइम, ऐसे चलते टाइम एटॉमिक साइज डिक्रीज कर गया मैम, इस बार कम हो गया। एटॉमिक साइज कम होने का मतलब जानते हो? ये इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, ये इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, है ना। यस मैम। तो आप सोचो सबसे ज्यादा आपको किसको एनर्जी देनी होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी आप इसे दोगे, मैक्सिमम एनर्जी दोगे इसको, मतलब और आगे बढ़ोगे तो और मैक्सिमम एनर्जी दोगे ना, मैक्सिमम एनर्जी दोगे। मैंने एक जनरल ट्रेंड बनाया है ना। सबसे ज्यादा एनर्जी बेटा ऑक्सीजन को दोगे इन सब के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो उसकी डिस्टेंस सबसे मिनिमम है, डिस्टेंस जो है वो सबसे मिनिमम है, यानी कि इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पकड़ा हुआ है न्यूक्लियस तेज से इलेक्ट्रॉन को। तुम कैसे बाहर निकाल लोगे? तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा, मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तब जाके इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। इसकी बात करूं, दूर है इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू बाकी के, है ना। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम एनर्जी दोगे आप, मिनिमम एनर्जी दोगे आप, और इलेक्ट्रॉन बाहर तुरंत निकल आएगा कूद के। क्यों निकल आएगा? क्योंकि दूर है वो, दूर है वो। ठीक है, तो आप रीजन लिख दो यहाँ पे। atomic size decreases when we move from left to right. Atomic size decreases, hence force of attraction between the nucleus and valence electron, जिसे आप आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बोलते हो, force of attraction increases, है ना। force of attraction increases, force of attraction बढ़ जाएगा तो more ionization energy will be required to remove the electron. अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ जाएगी। बता दो भाई, दूसरा जनरल ट्रेंड समझ में आ गया क्या? दोनों जनरल ट्रेंड अच्छे समझ में आ गए? छुट्टी लिखोगे, 1-1 मिनट बढ़ जाएगा। एक छुट्टी इज इक्वल टू 1 मिनट इंक्रीज। छुट्टी मत लिखना, अपने टाइम से कर दूंगी मैं छुट्टी। 10 मिनट और पढ़ाएंगे बस, फिर खत्म कर देंगे। 10 मिनट नहीं, 5-6 मिनट बस। क्लियर है? तो जल्दी से बता दो, दोनों जनरल ट्रेंड हो गए विद रीजन। ठीक है, अब बेटा कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करते हैं? सबसे पहले एटॉमिक साइज। मुझे एक बात तो, एटम का साइज बढ़ेगा तो अब तो तुम समझ ही गए, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ रहा है हमें कम एनर्जी देनी पड़ रही है ना। तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। यस और नो? एटम का साइज कम हो गया, एटम का साइज कम हो गया, है ना। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा, कम होगा, सॉरी, ज्यादा एनर्जी दोगे। साइज कम होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन के पास है न्यूक्लियस। साइज कम हो गया तो ज्यादा एनर्जी दे रहे थे, साइज ज्यादा हो गया तो कम एनर्जी दे रहे थे। यस मैम। न्यूक्लियर चार्ज पे क्या होगा? न्यूक्लियस चार्ज बहुत ज्यादा लगा रहा है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। तुम इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी दोगे या ज्यादा? मैम खींच रहा है अपनी तरफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, मैम ज्यादा एनर्जी देंगे हम तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। अब आता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आपको पता है एक होती है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एक होती है फुल्ली फिल्ड, और तीसरी कैटेगरी आती है जो ना हाफ फिल्ड होती है ना फुल्ली फिल्ड होती है, यानी कि वो नॉर्मल होती है, वो अनस्टेबल होती है। स्टेबिलिटी में दो आती हैं, ये दोनों के दोनों स्टेबल कहलाती हैं, ये दोनों के दोनों स्टेबल कहलाती हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो यही बेटा एक्सेप्शन बन जाएगा। अगर कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड है तो वो एलिमेंट अपना स्टेबल हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से आएंगे एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस बनेंगे यहां से, एक्सेप्शंस बनेंगे यहां से, बनेंगे यहां से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से बेटा एक्सेप्शंस बनते हैं। मैंने बोला कोई हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड का मतलब होता है स्टेबल है, या फुल्ली फील्ड है तो फुल्ली फील्ड का मतलब भी स्टेबल होता है। अब हाफ, बस 5 मिनट और, ठीक है, बस 5 मोर मिनट, ठीक है। अब हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो स्टेबल होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन को निकालना तो बहुत मुश्किल है। क्या बोला मैम ने? मैम ने बोला हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड हो गया तो
हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड हो गया। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बेटा मोर एनर्जी, या जैसे आप अभी आयनाइजेशन एनर्जी बोलोगे, आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हो, विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। खुद से सोचो यार, इलेक्ट्रॉन मतलब जो अपना एटम है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हो क्या? बताओ, बहुत मुश्किल होता है, तभी तो वो आयन नहीं बनता। नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन दे पाते हो क्या? नो मैम। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लोगे तो अगर कोई हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड हो जाता है, जैसे मान लो किसी के पी में 3 इलेक्ट्रॉन गए, ये पी है 1 2 3, तो ये हाफ फिल्ड हो गया, और हाफ फिल्ड तो स्टेबल होता है अपना। या फिर पी में 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, 1 2 5 6, तो ये दोनों तो फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड में आ गए। या डी की बात कर लो, डी की बात कर लो, 1 2 3 4 5 हाफ फिल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फुल्ली फिल्ड की बात कर लो। इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड अपने स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड स्टेबल होते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? उसी के बेसिस पे आते हैं ये एक्सेप्शंस। अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। हमने एक पूरे के पूरे पीरियड उठा के ले आए हम, ठीक है? तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। मान लो मैंने ये वाला पीरियड उठा दिया, पीरियड 2 के एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2। लेफ्ट टू राइट जाते टाइम आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है मैम? इंक्रीज करती है। तो लिथियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर लिथियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ऐसे होगा या नहीं? यस मैम। अब सुनना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना जरा। लिथियम क्या होता है? एटॉमिक नंबर 3 है ना, 3 होता है। तो 1s2 2s1 1s2 2s2, आउटर मोस्ट शेल लिखूं, केवल आउटर मोस्ट शेल लिखूं, 2s1 2s2 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s 2s 2p 3s 1s 2s 2p, हाँ 1s 2 2s 2 2p 2p1, फिर 2p 2 2p 3 2p 4 2p 5 2p 6। अब आप समझ ही गए होगे। बोरॉन और बेरिलियम देखो, बोरॉन और बेरिलियम देखो, ये क्या है? ये क्या है? अगर मैं बोलूं बोरॉन, तो बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बेरिलियम, है ना। 1s2 2s2 2p1, इसका आएगा 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2p1। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ? ये जब ट्रेंड चला तो यहाँ पे क्या हुआ? इसको बल्कि ये भी रोक दो, इसको रोक देना भी, हाँ इसको नोट देना, अब इसको नोट दो, अभी इस पे मत आओ, दूसरे वाले पे आओ। बेटा नाइट्रोजन को देखो और ऑक्सीजन को देखो, हाफ फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड। इसको देखो, ये हाफ फिल्ड नहीं है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी? नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी। लेफ्ट टू राइट जाते टाइम, टॉप टू बॉटम आते टाइम डिक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट, अच्छा ओके 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 भाई, मैं सोच रही हूँ गलत कैसे हो रहा है। रुको 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 रुको, वेट वेट वेट, मैंने उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये होगा, है ना, है ना। लिथियम नीचे लिखते हैं, चलो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन नहीं लिखा, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। वेट करो वेट करो वेट करो, मैंने वो साइन ऑपोजिट लगा दिया था, तभी मैं सोच रही थी ये गलत कैसे आ रहा है। सुनो, लेफ्ट टू राइट जाते टाइम, लेफ्ट टू राइट जाते टाइम आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है हमारी, बोला सही था वो, उसमें साइन बस ऑपोजिट लगा दिया था। लेफ्ट टू राइट जाते टाइम आयनाइजेशन, टाइम अप हो गया, हाँ रुक जाओ, 4 मिनट बोला ना, 10 मिनट एक्स्ट्रा लेना था, केवल 4 मिनट बचे अभी। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है ना। तो साइन क्या लगेगा? सबसे ज्यादा नियोन की होगी, फिर फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये साइन होगा। मैंने ऑपोजिट साइन लगा दिया था,
सॉरी ये साइन होगा, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ये वाला साइन होगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब लिखो ये क्या होता है, 1s2 2s1 2s2 2s3 2s4 सॉरी 2s2 2p1 2p2, आउटर मोस्ट शेल लिख रही हूँ मैं, सारी शेल्स नहीं लिख रही हूँ, 2p3 2p4 2p5 एंड 2p6। अब देखो क्या होगा, अब देखो 2s2 का मतलब समझ रहे हो, 2s2 का मतलब समझ रहे हो, मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p1। अब बेटा देखो एक एक का चेंज आता जाएगा, एक एक को ही केवल जंप कराना, सुनना मेरी बात ध्यान से। बेरिलियम कैसा निकल गया, फुल्ली फिल्ड निकल गया। होना क्या चाहिए कि बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज्यादा होती है, होनी चाहिए, पर होता क्या है, होता इसका ऑपोजिट है, बेरिलियम को वहां भेजना पड़ जाता है। क्यों मैम, क्योंकि वो बेटा फुल्ली फिल्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल है, वो फुल्ली फिल्ड है, उसके ब्रेन लेफ्ट योर बॉडी, अरे बाप रे, वो तो पहले से ही नहीं था बेटा, वो तो बचपन में ही लेफ्ट हो गया होगा ना, अभी क्यों लेफ्ट हो रहा है, वो तो जब आप हुए होगे तभी ब्रेन आपके बॉडी को लेफ्ट कर चुका था, जिस हिसाब से आपकी पढ़ाई हो रही है, समझ रहे हो। तो ठीक है, अभी मुझे लग रहा है बेचारा आने की कोशिश कर रहा है ब्रेन, ठीक है, तुम सोच रहे हो कि वो जा रहा है, वो आ रहा है इस टाइम पे। चलो, तो बेरिलियम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बेसिकली फुल्ली फिल्ड है, तो वो एक का जंप पाएगा। अच्छा अब देखो, ये देखो 2p3 मतलब समझते हो 2p3 का मतलब मैम 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2p2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और यहाँ पे 1 2 3, हाफ फिल्ड हो गया, ज्यादा स्टेबल है, एक का जंप। नाइट्रोजन का ज्यादा एनर्जी होगी, मतलब देखो जनरली होना चाहिए, हमें जनरली क्या पता है, हमें पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात हो रही थी, सॉरी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मैं जनरली देखूंगी, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, 4 मतलब 1 2 3 4, और ये बेटा हाफ फील्ड हो गया, और हाफ फील्ड वाला स्टेबल होता है तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जगह होगा और ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जगह। यस और नो, नियॉन को तो सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी ऑफकोर्स बाकियों के कंपैरिजन में। तो इसका रियल ट्रेंड, ये रियल लाइफ है बेटा, ये रियल ट्रेंड है, और ये यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ रियल ट्रेंड क्या होगा कि लिथियम आएगा, उसके बाद बेरिलियम आना चाहिए, पर बोरॉन उसके बाद बेरिलियम आना चाहिए, हाँ, पर बोरॉन आ जाएगा, है ना, यानी कि बोरॉन फिर बेरिलियम। क्यों, क्योंकि बेरिलियम हाफ फील्ड था। तो आपसे 2 नंबर में कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज लेस देन बेरिलियम। वाई? तो आप बोलोगे बिकॉज बेरिलियम हैज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद कार्बन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मैं आप लिखती हूँ लिथियम बोरॉन बेरिलियम, ठीक है, कार्बन, बेरिलियम के बाद कार्बन आ गया, ठीक है मैम। फिर क्या आएगा, नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ जाएगा, और फिर नाइट्रोजन आ जाएगा। फिर से क्वेश्चन आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। वाई? ये कैसे हो गया? तो आप बोलोगे बिकॉज नाइट्रोजन हैज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बिकॉज इट हैज हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफकोर्स फ्लोरीन और नियॉन एज इट इज रहेंगे। तो अब ये हो गया रियल ट्रेंड, वो रियल लाइफ थी, ये रियल लाइफ है, तो रियल लाइफ में ये होता है। बोलो क्लियर हुआ? तीनों एक्सेप्शंस बता दिए, तीनों एक्सेप्शंस। अच्छा, बाकी के 2 क्या है मैम? बाकी के 2 सेम है बेटा। अब दूसरा ग्रुप उठा लेना, तीसरा ग्रुप उठा लेना, सब में सेम होता है, सब में सेम है ना। पहला पीरियड उठाया, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब में देख लो, जहां हाफ फील्ड आ जाए एक एक का जंप करा दो, एक एक का बस जंप कराना, सबका मत कराना, है ना। ऐसा नहीं उठा के पहले नंबर पे डाल दिया, नहीं, ठीक है। चलो भाई, एक और एक्सेप्शन होता है इसका कि जैसे जैसे, चलो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, कोई बात नहीं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी इस ट्रेंड को। आप ये क्वेश्चन होमवर्क ले लो तब तक, ठीक है। इसको एक होमवर्क में लिखो, रुको क्वेश्चन खोलती हूं मैं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है आपको कंपेयर करना है फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मैं हिंट देते हुए जा रही हूं, एक बार आपके पास ऑक्सीजन है, एक बार आपके पास नाइट्रोजन है, फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, यानी कि पहले ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो O पॉजिटिव बन जाएगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन गया तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो नाइट्रोजन पॉजिटिव में बन जाएगा। फिर वापस से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, वापस से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये
+2 बनेगा। इससे वापस से एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये +2 बनेगा। किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? क्वेश्चन है कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 ज्यादा है एंड किसकी आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज्यादा है। ज्यादा या कम जो भी है वो आपको मेजर करना है। एक इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर बताओ क्या आयनाइजेशन एनर्जी आई है। मतलब वैल्यू के 1 2 3 4 5 जूल 6 जूल नहीं बतानी है, नॉर्मल सोच के बताना है कि क्या हो सकता है ना। तो वो आप बताओगे कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ। अब मैं आपको इनफैक्ट एक और हिंट, सबसे बड़ा हिंट लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड अगर दिख गई तो बस समझ जाना मोर आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। अब पूरा हिंट क्या, पूरा आंसर ही एक तरीके से बता दिया, तो आप समझ ही गए होगे। ठीक है ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड की आयनाइजेशन एनर्जी आपको कंपेयर करनी है बस। ठीक है, चलो भाई बहुत सारे बच्चे आंसर भी लिख रहे हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी सीधा नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपकी आई गेस समर वेकेशन हो रही होगी, है ना, 2 से लेकर के 8 जून तक की। उसके बाद ही अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब आपके इसमें सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं बेटा, एक बचा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक बचा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये 2 टॉपिक बचे हैं आपके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में हम कुछ डाउट सेशंस यानी कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एंड यस, सो दैट्स इट फॉर टुडे, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। आई होप सो आज का सेशन